हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणाई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूं नीट 2016 फेज 1 के सॉल्यूशन के साथ। आई होप बच्चे लोग आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और बेटा मैं बस आपको एक ही चीज कहना चाह रहा हूं, बेटा कामयाब तो वही होते हैं जो आखिरी दिन तक दौड़ते हैं, जो आखिरी दिन तक मेहनत करते हैं। तो बेटा पेपर से एक दिन पहले तक बढ़िया से मेहनत करिए। बेटा मेरे को विवेकानंद जी की बहुत ही शानदार सी एक लाइन याद आ रही है जो कि आपने कई बार सुनी होगी, उठो जागो और रुको मत जब तक अपने लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ। तो बेटा प्यारे बच्चों मैं बस आपको इतना ही कहना चाह रहा हूं कि अपने लक्ष्य को याद रखें और मेहनत करते रहें। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आइए क्वेश्चन नंबर 137। बेटा ये क्या कह रहा है, दो और गेट हैं और एक और गेट है और एक एंड गेट है। यहां पे ये और गेट दिखा रखा है, इसमें दो इनपुट जा रहे हैं और इसका जो आउटपुट आ रहा है वो एंड गेट में जा रहा है। ठीक है, ये है सी, ये है बी और ये है ए। अब प्यारे बच्चों मेरे को आउटपुट चाहिए 1। बेटा आउटपुट तो 1 तभी आएगा जब ये भी 1 हो और ये भी 1 हो। तो सी तो 1 होना ही चाहिए जो एक ही ऑप्शन में है। बेटा एंड में तो आउटपुट तब 1 आता है जब दोनों 1 हो, ये भी 1 हो एंड ये भी 1 हो, तो ही आउटपुट 1 आता है प्यारे बच्चों, तो ही तो आउटपुट 1 आता है ना। बिल्कुल सही। तो अब बेटा देखो ये मेरे को क्लियर हो गया। अब बेटा मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं कि अब अगर इन दोनों में भी देखना हो तो बेटा ये दोनों 1 होंगे तो भी ये 1 आएगा। अगर और में तो एक भी 1 हो तो भी 1 आता है, तो भी क्या आता है प्यारे बच्चों, तो भी 1 आता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 139। आप सोच रहे हैं कुछ कुछ क्वेश्चन स्किप्ड है, बेटा वो एंड में बिल्कुल लगे हुए आपको मिल जाएंगे लगातार। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 139 इसमें कह रहे हैं जब लेमडा वेवलेंथ यूज करी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आया v, जब 2 लेमडा यूज करी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आया v/4। ठीक है, तो बेटा क्या बनेगा, कैसे करेंगे सॉल्व, hc/लैम्डा माइनस फाइ, ये होता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। बेटा क्योंकि hc/लैम्डा आपने इंसिडेंट करी, फाइ तो होती है मिनिमम कटौती, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ये आती है। और हम क्या चाहते हैं प्यारे बच्चों, मैं बस आपको इतनी बात याद दिला देता हूं कि अगर मान लीजिए यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, मान लीजिए ये एमिटर है ना, और यहां पे है कलेक्टर। कलेक्टर जिसको हम बोलते हैं एनोड, इसको हम बोलते हैं कैथोड। तो बेटा मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं कि जो मैक्सिमम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन अगर उसको रोक दिया तो सबको रोक दिया। करेक्ट है बेटा। 1 चार्ज के पास अगर -1 चार्ज होता तो बेटा ये अगर मेरे को रोकना है तो इसको नेगेटिव करना होगा, इसको पॉजिटिव। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब है बेटा -1 चार्ज के पास Vs, जो भी मैंने एनर्जी लगा Vs, जो बेसिकली जो पोटेंशियल में लगाया Vs, तो -1 चार्ज के पास Vs एनर्जी होगी तो ही यहां तक पहुंच पाएगा। तो E के पास क्या होनी चाहिए, EVs। बस Kmax को EVs के बराबर करना होता है प्यारे बच्चों। इतनी बात मेरे हिसाब से आप सबको क्लियर होगी अभी तक। hc/लैम्डा माइनस फाइ होता है EVs। अब जब लैम्डा था तो वर्क फंक्शन था तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आया था V, और जब 2 लैम्डा कर दिया हमने वेवलेंथ को, जब 2 लैम्डा कर दिया तो बेटा तो वर्क फंक्शन निकल के आ रहा है v/4, है ना। अब बेटा करना क्या है, बेटा हमको फाइ निकालना है। बेसिकली मेरे को थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बतानी है, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बताने के लिए क्या करूंगा बेटा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर दो। तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2hc/लैम्डा माइनस hc/लैम्डा, hc/लैम्डा आ गया। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। -4 माइनस -5 तो क्या हो जाएगा, -3 0। तो फाइ क्या निकल के आ जाएगा बेटा प्यारे बच्चों, फाइ जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है hc/3 लैम्डा। दैट इज जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आ गई। वर्क फंक्शन को बेटा hc/लैम्डा नॉट से कंपेयर करते तो ही तो आती है बेटा हमारे पास जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कैसे, hc/लैम्डा नॉट ही वर्क फंक्शन होता है, तो बस उससे कंपेयर कर दिए। लैम्डा नॉट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3 लैम्डा। लैम्डा नॉट क्या हो जाएगा, 3 लैम्डा। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं प्यारे बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 140 प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 140। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, यहां पर एक लकड़ी का बेटा एक लॉग है, एक सिलेंडर है बेटा जो कि इक्विलिब्रियम में है 2 लिक्विड्स में। नीचे वाले की डेंसिटी n रो है और ऊपर वाले की डेंसिटी रो है ना। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, 2 + n + 1 p इंटू रो। मैं लिख देता हूं, कह रहे बताइए लकड़ी की डेंसिटी क्या है बेटा। नीचे ऊपर रो वाला है, नीचे n रो वाला है। 2 + n + 1 p इंटू रो, करेक्ट है। अगला 2 + n - 1 p इंटू रो। तीसरा
1 + n - 1 p इंटू रो। चौथा 1 + n + 1 p इंटू रो। अब बेटा मेरी बात सुनिए ध्यान से, मैं तो कह रहा हूं n को अगर आप 1 ले लें तो ये भी रो हो गया और ऊपर भी रो हो गया। तो बेटा बेसिकली ये इक्विलिब्रियम में होगा और इसकी डेंसिटी फिर क्या होनी चाहिए बेटा कि ये इक्विलिब्रियम में रहे। बेटा जो लिक्विड की डेंसिटी अगर एक ही लिक्विड है तो वही उसकी डेंसिटी होगी, तभी इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो बेटा n को 1 पुट करिए। अब देखिए रो कहां पे आ रहा है आंसर, n को 1 पुट करिए और फिर p क्या हो जाएगा बेटा। अगर फिर मैं कहूंगा कि p की वैल्यू क्या हो जाएगी, चलिए पहले वो तो बाद की बात है, पहले तो n को 1 पुट करिए। देखिए रो कहां पे आ रहा है, n को 1 पुट करने पे यहाँ पे 2 रो आ रहा है, n को 1 पुट करने में यहाँ पे रो आ रहा है और n को 1 पुट करने में यहाँ पर भी कुछ और ही आ रहा है ना। तो बस बेटा मैं आपको बस इतना सा ही कहना चाह रहा हूँ कि फिर तो ये इक्विलिब्रियम में होता है व्हाट एवर बी दी वैल्यू ऑफ p, और ऐसा एक ही ऑप्शन आ रहा है, ऐसा एक ही ऑप्शन आ रहा है विच इज ऑप्शन 3। और अगर आपको लगे नहीं हमको ऐसे नहीं करना, हमको तो सिंपल मेथड से करना है, तो बेटा फिर हम क्या कहेंगे, d इसकी डेंसिटी, al ये हो गई वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास इंटू जी वेट, और जितना बेटा वेट होगा उतना ही बॉयंट फोर्स होगा, तभी तो इक्विलिब्रियम में होगा। इसको बराबर करना है, किसके बराबर करना है वो बेटा वो यहां लिख देता हूं जगह कम है, नीचे या ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे बेटा DALG, AL टोटल इसकी वॉल्यूम हो गई, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास इंटू जी वेट इज इक्वल्स टू A इंटू PL। ठीक है, इतनी वॉल्यूम इसमें है एंड रो वाले में रो V G, ये हो गया ऊपर को फोर्स, और इसके कारण कितना आएगा प्यारे बच्चों 1 - PL इंटू A। इसमें इतनी वॉल्यूम है, ऊपर वाले लिक्विड में इतनी वॉल्यूम है, इंटू रो इंटू जी। बेटा ये टोटल जो ऊपर को फोर्स है और नीचे को फोर्स है उसको बैलेंस कर दीजिए। बस अब आपको क्या करना है, ALG को उड़ा दीजिए, ALG को उड़ा दीजिए, ALG को उड़ा दीजिए, आपको यहां से डेंसिटी मिल जाएगी और वो ये वाला ऑप्शन है। आई होप मैं आपको समझा पाए बच्चों। अगला क्वेश्चन 141, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस व्हिच कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस अ प्रोपगेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बेटा किसको हम यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेट करने के लिए। बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं बेटा, स्टेशनरी चार्ज से, चार्जलेस पार्टिकल से, एक्सेलरेटिंग चार्ज से। बेटा ये तो मतलब अगर आधी रात में भी कोई उठा के पूछे कि एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल, तो एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल एमिट EM वेव्स, ये तो बेटा रात में भी आपके मुंह से फटाक से निकल जाना चाहिए, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे 143। आई होप क्वेश्चन आपको लगातार विजिबल होंगे साथ साथ में। At what height from the surface of Earth the gravitational potential and acceleration due to gravity are -5.4 into 10⁻⁷ and 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। प्यारे बच्चों जो पोटेंशियल होता है वो होता है -gm/r where r is the distance from the center of earth, और अगर हाइट अगर h है तो सेंटर से डिस्टेंस क्या हो जाएगा r + h। मैं बता देता हूं आपको, अगर ये r रेडियस है ठीक है और h हाइट पे मान लीजिए कि मेरे को पोटेंशियल की बात करनी, तो पोटेंशियल होता है -gm/r + h। करेक्ट है, आप खाली इसी से भी आंसर निकाल सकते थे, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी दे रखा है, वो कितना होता है gm/r + h का होल स्क्वायर। बेटा सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर दोनों के लिए बाहर बेटा ऐसा होता है जैसे पॉइंट मास के कारण फील्ड होती है ना। अब बस बेटा इसको आपको क्या करना, डिवाइड कर देना V/g, और वो भी मॉड V ले लीजिए बाय जी, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस हट जाएगा, मतलब मॉड V जो वहां पर आपको क्वेश्चन में दे रखा, तो बेटा ये क्या बन जाएगा gm उड़ जाएगा, खाली r + h बचेगा। और V/g की जो वैल्यू है बेटा वो क्या है, V दे रखा 5.4 into 10⁻⁷, और वो दे रखा आपको 6 into 0.9। अब बेटा यहां से कितना आ गया बेटा 9 into 10⁻⁶, दैट इज 9000 किलोमीटर। तो r + h आ गया 9000 किलोमीटर, है ना। अब आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, यहां से आप क्या कर सकते हैं, r तो आपको क्वेश्चन में पता है, वैसे भी आपको पता था 6400, तो बेटा ये क्या हो जाए 2600, तो h की वैल्यू क्या आ गई 2600 किलोमीटर। आप चाहते तो खाली इससे निकाल लेते, r² से मल्टीप्लाई करें, r² से डिवाइड करें, तो ये बन जाता सरफेस पे जिसको आप 10 मान लेते, बस r की वैल्यू पता है h निकालना है। पर ऐसे कैलकुलेशन ज्यादा आसान रहेंगे।
पेपर में दी है तो आपको यूज करना चाहिए, है ना, क्योंकि उससे कैलकुलेशंस भी बहुत आसान ही पड़ रही है। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया। क्वेश्चन नंबर 144 क्या कह रहा है? 144 क्वेश्चन कह रहा है कि दो रॉड्स हैं, की लेंथ L1 है, की L2 है, और जो उन रॉड्स की लेंथ का जो डिफरेंस है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ बेटा वो डिफरेंस वेरी नहीं करता है, और अगर टेम्परेचर के साथ डिफरेंस वेरी नहीं करता है तो L1 अल्फा 1 और L2 अल्फा 2 में क्या रिलेशन होंगे? बेटा L2 माइनस L1, अभी मान लो ये L2 लेंथ थी, इसकी L1 थी, अब मैंने टेम्परेचर को डेल्टा T से बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगी? L2 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T हो जाएगी लेंथ, है ना, और L1 की क्या हो जाएगी बेटा? L1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, अल्फा 1 डेल्टा T, और यहाँ पे अल्फा 2 डेल्टा T। अब बेटा मेरे को क्वेश्चन में क्या कह रखा है? मेरे को कह रखा है कि ये अभी जो डिफरेंस है और वही हमेशा रहेगा, तो L2 को यहां से उड़ाइए, L1 को यहां से उड़ाइए, आपको क्या मिल जाएगा? L2 अल्फा 2 डेल्टा T, माइनस को उधर ले जाइए, L1 अल्फा 1 डेल्टा T, तो बेटा क्या निकल के आ जाएगा? L1 अल्फा 1 इक्वल टू L2 अल्फा 2, है ना। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 145, ये कह रहे हैं S1 S2 दो सोर्सेज हैं, यहां जो इंटेंसिटी आएगी S1 के जस्ट सामने वो कितनी इंटेंसिटी आएगी? मैक्सिमा पे जो इंटेंसिटी होती है क्वेश्चन में कह रखा है वो I नॉट है, ठीक है। तो बेटा I इक्वल टू I नॉट कॉस स्क्वायर 5/2, आई होप आपको याद होगा I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस 5, और अगर दोनों I1 I2 बराबर होते हैं तो बन जाता है I इक्वल टू I मैक्स कॉस स्क्वायर 5/2, है ना। अब बेटा I इक्वल टू I नॉट कॉस स्क्वायर 5/2, ये तो हम यूज कर सकते हैं आराम से, पर बेटा मेरी बात सुने ध्यान से, सबसे पहले फाई निकालना पड़ेगा, और फाई क्या होता है? फाई होता है 2 पाई बाय लैम्डा पाथ डिफरेंस, है ना। अब पाथ डिफरेंस बेटा मैं पाथ डिफरेंस कैसे ले सकता हूं? बेटा ये 50 लैम्डा है, ये 5 लैम्डा है, तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 50 लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा स्क्वायर। तो पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा? डेल्टा एक्स पहले निकाल लेते हैं, दिस माइनस दिस, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, मैं इसमें से अगर जबरदस्ती 50 लैम्डा बाहर कॉमन ले लूं, मतलब आप कह सकते हैं इसको 50 लैम्डा स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, फिर 50 लैम्डा स्क्वायर बाहर कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या अंदर? 50 लैम्डा 1 प्लस 5 लैम्डा बाय 50 लैम्डा का स्क्वायर होल का अंडर रूट माइनस 50 लैम्डा। नहीं आया? आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया हूँ। बेटा क्या किया है बेटा मैंने 50 लैम्डा का स्क्वायर, आप समझिए यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया, मैं लिख के दिखा देता हूँ, और 50 लैम्डा के स्क्वायर से ही मैंने डिवाइड किया, और ये बाहर ले गया मैं, तो बाहर आ गया 50 लैम्डा, 5 लैम्डा बाय 50 लैम्डा का स्क्वायर का अंडर रूट। अब बेटा ये देखो, ये छोटी सी वैल्यू 1/10 है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 50 लैम्डा तो पहले टोटल में कॉमन ले लीजिए, जगह थोड़ी कम बची है, काम चल जाएगा। बेटा 1/10 है, तो 1/10 का स्क्वायर 1/100, 1 प्लस एक्स की पावर n 1 प्लस nx होता है, 1 प्लस 1/200 माइनस 1, ये कट गया, और ये क्या आ गया? लैम्डा बाय 4। बेटा 50/200 क्या हो जाएगा बेटा? 1/4, तो लैम्डा बाय 4। अगर मैं पाथ डिफरेंस को लैम्डा बाय 4 पुट करता हूं तो फेज डिफरेंस क्या आ जाएगा? लैम्डा बाय 4 पुट कर रहे हैं π/2। अब I इक्वल टू I नॉट कॉस स्क्वायर 5/2, तो बेटा फाई अगर π/2 तो 5/2 क्या हो जाएगा? π/4, कॉस π/4 क्या होता है? 1/√2, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? I नॉट बाय 2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं, मैंने यूज किया मैं फिर से बता रहा हूं। सबसे पहले पाथ रेफरेंस निकाला। बेटा देखो एक बात समझ लें कि इस बार के पेपर में इतने लंबे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन क्या ये करने का कोई फायदा नहीं? बिल्कुल है, फॉर्मूले तो ये वाले यूज हो सकते हैं, कैलकुलेशंस ऐसी नहीं आएंगी। मतलब मैं लगभग श्योर हूं कि अगर ऐसी कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चन आएंगे तो वो मैक्सिमम 2-3 ही होने चाहिए, इससे ज्यादा ऐसी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, है ना। तो बेटा बस मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपको तरीके जरूर आने चाहिए करने के लिए। बेटा ये 50 लैम्डा था, ये 5 लैम्डा, तो बेटा इसके जस्ट सामने बताना था ये 90 था, तो ये पाइथागोरस से ये निकाला। और बेटा फिर मैंने क्या किया? पाथ रेफरेंस निकाला। पाथ रेफरेंस के बाद बेटा मैंने कोशिश की कि 50 लैम्डा का स्क्वायर बाहर आके 50 लैम्डा हो जाएगा, और मैंने जब पाथ रेफरेंस लिया तो बेटा उसमें मैंने बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करके मैंने क्या किया? पाथ रेफरेंस निकाल लिया। लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 4 निकल के आया था पाथ रेफरेंस, 50 लैम्डा, और ये 1/200 था, तो ये बन गया था लैम्डा बाय 4,
और पाथ डिफरेंस λ/4 कहाँ पे होता है? जब फेज डिफरेंस π/2 होता है। बस वो यहाँ पे पुट किया और मैंने इंटेंसिटी निकाल ली। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया हूँगा, है ना। और अगर नहीं तो बेटा आप क्या करें, दोबारा से एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। गिवन द वैल्यू ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट इज 10⁻7 पर मीटर। आर की वैल्यू दे रखी है आपको, है ना। द वेव नंबर ऑफ द लास्ट लाइन ऑफ बार्मर सीरीज, बेटा वेव नंबर ऑफ द लास्ट लाइन ऑफ बार्मर सीरीज क्वेश्चन नंबर 146 है। और बेटा ये रहा सॉल्यूशन। बेटा लास्ट लाइन ऑफ बार्मर का मतलब इन्फिनिटी से 2 पे है। बेटा फॉर्मूला क्या होता है? 1/λ = RZ², 1/2² माइनस 1/n²। अब बेटा लास्ट लाइन का मतलब n इनफाइनाइट हो गया, 1/λ = RZ², 1/2² माइनस 1/∞²। बेटा बार्मर सीरीज है और अगर कोई मेंशन नहीं करता बेटा लाइमन बार्मर पास्चर ब्रैकेट फंड आर डिफाइंड फॉर हाइड्रोजन। अगर हीलियम के लिए अगर यही नाम यूज करते बोलते हैं फॉर द करस्पॉन्डिंग लाइन इन हीलियम, है ना। तो बेटा बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, z तो हो गया 1, है ना। तो बेटा 1/λ को ही हम बोलते हैं वेव नंबर। लैम्डा लेंथ में एक वेव पल्स, तो 1 लेंथ में जितनी आएंगी बेटा उसको हम बोलते हैं वेव नंबर। लैम्डा लेंथ में 1, तो 1 लेंथ में 1/λ। 1/λ होता है वेव नंबर, 1/λ आ जाएगा RZ², 1/2²। बस यही आंसर है। दैट इज 10⁻7/4 आंसर हो जाएगा। दैट इज 25 × 10⁵, है ना, या 0.25 × 10⁻7। आई होप मैं आपको समझा पाया। अगला क्वेश्चन बेटा हमारे को पूछ रहे हैं रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी एट अर्थ टू द एस्केप वेलोसिटी एट अ प्लैनेट हुज रेडियस एंड मीन डेंसिटी आर ट्वाइस दैट ऑफ अर्थ। बेटा रेडियस भी डबल है और डेंसिटी भी डबल है। बेटा देखो जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो होती है √2gm/r। करेक्ट है? करेक्ट है। अब मास को लिख सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो बेटा ये क्या बन जाएगी? 2g मास हो जाएगा वॉल्यूम 4/3 πr3। तो ये कट जाएगा 4/3 πr² बचेगा खाली इनटू डेंसिटी। रेडियस भी डबल है, डेंसिटी भी डबल है। तो बेटा ये भी डबल 2² × 2। तो बेटा जो एस्केप वेलोसिटी प्लैनेट पे होगी ना वो √2³ टाइम्स हो गई, दैट इज 2√2 टाइम्स हो गई। नहीं आया समझ में? बेटा R² है ना। ये तो सब पूरा कांस्टेंट है, आप ध्यान से देखिए। बेटा रेडियस भी डबल है, डेंसिटी भी डबल है ना। तो एस्केप वेलोसिटी डिपेंडेंट है √r² × ρ पे। किस पे डिपेंडेंट है प्यारे बच्चों? √r² × ρ पे डिपेंडेंट है √r² × ρ। रेडियस भी डबल है, डेंसिटी भी डबल है बेटा। तो बेटा √2³ पे डिपेंडेंट आ गई। तो मैं आपको बस ये कहना चाह रहा हूं एस्केप वेलोसिटी अर्थ पे और प्लैनेट पे जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा बेटा? ऊपर आएगा √r², नीचे आएगा √2r² × 2 दैट इज 1/2√2। ये 2 बाहर आएगा और एक √2। मैं कैसे वैसे डायरेक्टली मैं कोशिश करता लिखने की भी जरूरत ना पड़े, डायरेक्टली समझ में आ जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर नहीं समझ में आया था तो अगला क्वेश्चन 148। आइए इससे पहले थोड़ी सी जगह बनाई जाए। ये बहुत शानदार तरीके से जगह बना ली गई है। ठीक है, आपको क्या कहा गया प्यारे बच्चों? फ्लक्स पर टर्न आपको दे रखा है 4 × 10⁻³ और टर्न्स है 1000 और करंट है बेटा सोलेनॉइड में 4। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए इसका सेल्फ इंडक्टेंस क्या है। पर टर्न बेटा जो फ्लक्स है वो 4 × 10⁻³ है। टर्न्स कितने हैं? 1000। यू गेट टोटल फ्लक्स N5। ये पर 1 टर्न से ये है, ये इंटू N, यू गेट टोटल फ्लक्स बराबर Li। और करंट मेरे को क्या रखा है? 4 एम्पियर है। करंट मेरे को क्या रखा है? 4 एम्पियर। तो ये 4 गया, ये क्या बच गया? 1। तो बेटा L की वैल्यू क्या आ गई? 1 हेनरी। क्या आ गई बेटा? L की वैल्यू 1 हेनरी। क्वेश्चन नंबर 149। क्वेश्चन नंबर 149 में बेटा आपको पूछ रखा है मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो सकती है बैंक रोड पे। अगर कर्व मतलब कार को अगर नेगोशिएट करना है r रेडियस पे, तो बेटा मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो सकती है। प्यारे बच्चों मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूँ, ऑप्शंस ध्यान से एनालाइज करिए, आपको डायरेक्टली दिख जाएगा बेटा √rg। बेटा √rg ही डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी है ना। तो वेलोसिटी तो बेटा तभी बन पाएगा जब √rg हो। बेटा √rg cos थीटा क्रिटिकल वेलोसिटी, √5rg मिनिमम वेलोसिटी बॉटम पे होती है सर्कुलर मोशन करने के लिए। आई होप ये बातें तो आपको याद ही होंगी। √5rg तो √rg का डायमेंशन ही बेटा वेलोसिटी का होता है, जो कि एक ही ऑप्शन में है। तो ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत थी ही नहीं।
पर फिर भी देख लेते हैं करने का तरीका क्या हो सकता है, एग्जैक्ट मेथड क्या हो सकता है, किस तरीके से हम आंसर तक पहुंच सकते हैं पूरे तरीके से सॉल्व करके। हालांकि मैं बस आपको यही कहूंगा, ऐसा क्वेश्चन मतलब नीट में आने की पॉसिबिलिटी 2020 में 0 है। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपको कंप्लीटली सॉल्व करना पड़े। हाँ, इसी तरीके का आ सकता है कि भैया मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो सकती है, मिनिमम, और डायमेंशनली आपको डायरेक्टली दिख जाए। एक बार बच्चों इस क्वेश्चन का नॉर्मल मेथड भी देख लेते हैं, इसको नॉर्मली कैसे सॉल्व कर सकते हैं बिना टेक्निक के, दैट इज बिना डायमेंशनल फॉर्मूला के। दैट इज एक सिंपल अप्रोच। हालांकि बेटा इस डायरेक्ट अप्रोच पे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी 2020 में 0 है। मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है बैंक्ड रोड पे? प्यारे बच्चों, मैं आपको बस ये कहना चाह रहा हूँ, मैक्सिमम वेलोसिटी का मतलब पता है क्या होता है? ये सपोज करो एक कार है, मान लो एक कार है ना। अब बेटा मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुने। मैक्सिमम वेलोसिटी का मतलब इतनी वेलोसिटी हो गई कि अब इससे ज्यादा बढ़ाई तो स्किड कर जाएगी बेटा बाहर को, अब टर्न नहीं ले पाएगी। आपने कई बार फील किया होगा कि बेटा गाड़ी अगर बहुत तेज स्पीड पे जा रही हो, आपने देखा होगा मोड़ जब भी आता है, टर्न जब भी आता है, लोग स्पीड कम कर लेते हैं बेटा कार की, है ना, क्योंकि तेज पे कई बार स्किड भी कर सकती है ना। तो अब इतनी कंडीशन आ चुकी कि अब इससे हल्का सा भी अगर स्पीड बढ़ी तो स्किड कर जाएगी। मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन आ गया म्यू एन जो सपोर्ट कर रहा है, म्यू एन ये एन, ठीक है। बस यही बताना चाहता, मैक्सिमम फ्रिक्शन सपोर्ट कर रहा है बेटा, ठीक है। अब सपोज कर लो ये एंगल अगर थीटा है, जो कि क्वेश्चन मेरे को क्या गिवन है एंगल, अच्छा थीटा की फॉर्म में आंसर निकालना है। तो बेटा जब भी डायनेमिक्स का, सर्कुलर डायनेमिक्स का जब भी क्वेश्चन आता है, करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन आइडेंटिफाई करो। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है ना, इस तरीके से घूम रही भाई कार है ना, हॉरिजॉन्टल रोड पे चल रही है ना, तो ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रही है। अब बेटा मेरी बात सुने, ये प्रूव कर सकते हैं थीटा है, नॉर्मल का वर्टिकल से एंगल थीटा होगा, है ना। अब मेरी बात सुने ध्यान से बेटा, ये अगर ना समझ पा रहे हो, आई मैं इधर बना के दिखाया था, ये नॉर्मल है, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो फिर ये थीटा, ठीक है। अब बेटा सेंटर की तरफ को फोर्स क्या है? एन साइन थीटा प्लस म्यू एन कॉस थीटा, ठीक है। बिल्कुल ठीक है सर, आया। एन साइन थीटा प्लस म्यू एन कॉस थीटा बराबर एम वी मैक्स का स्क्वायर ओवर आर, एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन, जितना ऊपर को फोर्स होंगे उतने नीचे होंगे, एम जी भी होगा साथ में। यहां पे एन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी प्लस म्यू एन कॉस थीटा है, म्यू एन साइन थीटा है। बेटा मैं कंपोनेंट लेके नहीं दिखा रहा हूं, इतना हमको डायरेक्टली ओरली करना आना चाहिए। बस एन कॉस थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा बराबर एम जी। अब क्या करना है बेटा, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आपको वी मैक्स मिल जाएगा। वही आपसे क्वेश्चन में पूछा है ना। आई होप ये आप कर पाएंगे। डिवाइड करना बेटा काफी मुश्किल का काम हो सकता है, एन तो कट जाएगा यहां से, है ना। साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, यहां लिख देते हैं, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। अब आंसर ऑप्शन जो है बेटा वो टेन थीटा की फॉर्म है, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल्स टू वी मैक्स स्क्वायर बाय आर जी, क्योंकि एम एम तो कट जाएगा जब डिवाइड करेंगे। तो वी मैक्स बेटा क्या आ जाएगा, अंडर रूट आर जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। कॉस थीटा से आप डिवाइड कर दीजिए ऊपर नीचे, आपको बड़े आराम से ऑप्शन 1 दिखाई दे जाएगा, आपको बड़े आराम से ऑप्शन 1 दिखाई दे जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इज नेगेटिव फॉर। बेटा मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी नेगेटिव किसके लिए होती है, डायामैग्नेटिक के लिए। बेटा म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस ससेप्टेबिलिटी, ठीक है। अब बेटा म्यू आर जो होता है 1 से थोड़ा सा छोटा होता है डायमैग्नेटिक के लिए, डायमैग्नेटिक में मैग्नेटिक फील्ड अंदर कम हो जाती है, तो 1 से म्यू आर से मल्टीप्लाई करते मैग्नेटिक फील्ड को, तो उससे आ जाती है नेट मैग्नेटिक फील्ड। अभी क्या हो गई, जैसे म्यू नॉट आई एन थी तो म्यू नॉट म्यू आर आई एन, है ना। तो वहां पे म्यू आर की वैल्यू 1 से थोड़ी सी छोटी होती है, तो ससेप्टेबिलिटी छोटी सी नेगेटिव होती है। और बेटा पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, म्यू आर की वैल्यू 1 से थोड़ी सी बड़ी होती है, तो ससेप्टेबिलिटी छोटा सा पॉजिटिव नंबर होती है, छोटा सा पॉजिटिव नंबर होती है। आई होप मैं आपको समझा पाया। और फेरोमैग्नेटिक में क्या होती है, बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर, 800,000 ऐसी होती है वैल्यू। अगला क्वेश्चन डॉपलर पे है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। 800 हर्ट्ज का बेटा व्हीकल है, सोर्स उसका हॉर्न जो है 800 हर्ट्ज का है,
दिखा देता हूँ एक बार सिचुएशन। ये जा रहा है, इसकी रफ्तार दे रखी है क्वेश्चन मेरे को 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे बेटा एक क्लिफ है जिससे साउंड रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, और यहाँ पे एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, उसको क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, रिफ्लेक्टेड वाले की, इको की फ्रीक्वेंसी उसको क्या सुनाई देगी। बेटा मैं बस आपको ये कह रहा हूं कि इसकी अगर फ्रीक्वेंसी मान लो जो भी है एफ है, तो इस पे अगर फॉल करेगी एफ डैश वॉल पे, और बेटा जितनी वॉल पे फॉल करेगी एक सेकंड में, जितनी वेव पल्सेस फॉल करेंगी उतनी उससे रिफ्लेक्ट भी हो जाएंगी, है ना भाई। वहां कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थोड़ी ना कि आज मेरे को 10 वेव दो, कल मैं तुमको 11 दूंगा, है ना, कोई ब्याज व्याज ना मिलने वाला। जितनी बेटा पल्स फॉल करेगी उतनी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब बेटा दीवार बन गई सोर्स, और ऑब्जर्वर ये है जिसके पास साउंड आ रही है, और ये दोनों रेस्ट पे है, रिलेटिव मोशन नहीं है तो डॉपलर इफेक्ट तो होगा ही नहीं। मतलब बेसिकली दीवार पे कितनी फ्रीक्वेंसी फॉल करेगी, बस इसकी बात है। मतलब आप ऑब्जर्वर यहीं पे बना दीजिए, यहां पे ऑब्जर्वर होगा तो क्या होगा, तो एफ डैश इज इक्वल्स टू एफ विच इज 800 वी ऑब्जर्वर रेस्ट पे, सोर्स पास आ रहा है, पास आ रहा है, वी ऊपर आता है, वी एस नीचे, 11 ओपी क्यू आर एस टी, ओ पहले आता है इस बाद में आता है, -15 क्योंकि पास आ रहा है इसलिए बढ़ेगी। वी कितना दे रखा है पहले बच्चों, 330, और 330 -15 क्या है, 315। अब बेटा 800 से तो बड़ा ही ऑप्शन आएगा, है ना, तो दूसरा और तीसरा। अब पास का, सबसे पास का आंसर कैसे निकालेंगे, 315 से कितना बड़ा है, 15, 300 का 10% होता है 30, है ना, तो 15 बड़ा है, तो ये कितना बड़ा हुआ, 5%, तो ये बेसिकली 1.05 बनेगा लगभग। 315 से 15 बड़ा है, 300 का 10% होता है 30, तो लगभग ये 5% है, तो 5% 800 को 5% से बढ़ाना है। 1.05 का मतलब ये, तो इसको 5% से बढ़ा दो, और 100 का 5% होता 5, 800 का 5% क्या होगा प्यारे बच्चों, 800 का 5% होगा 40, तो 840। ऐसी कैलकुलेशन बेटा मैं आपको क्लास में भी कई बार सिखा चुका हूँ, हाँ अप्रोक्सीमेशन ले रहा हूँ। ये 300 का 5% 15 होता है, 315 का थोड़ी ना, थोड़ा सा तो मैंने अप्रोक्सीमेशन लिए, लेकिन 838 पास का ऑप्शन आ गया मेरे पास। नेक्स्ट, पावर कितनी हम डिलीवर करेंगे एक पर्टिकुलर फोर्स है 152 में, फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, हमको बताना है पावर डिलीवर्ड बाय दिस फोर्स एट एनी टाइम टी। देखो बच्चों मैं बस आपको यह कहना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन जो है बेटा, क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हाँ लेकिन फिर से वही बात कि इस साल आने की पॉसिबिलिटी क्या है, थोड़ी कम है। 2ti कैप फोर्स दे रखा है, 2ti कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप, है ना। और बेटा मास क्या दे रखा है मेरे को क्वेश्चन में, मास दे रखा है मेरे को 1 किलोग्राम, तो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास 1 है, एक्सेलरेशन dv वेक्टर बाय dt। बेटा क्यों मेरे को वेलोसिटी तो निकालनी पड़ेगी, f डॉट v से ही बेटा पावर निकालेंगे, तो बेटा dv को इधर रखिए, और मेरे को कुछ कह रखा है इनिशियली ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, 1 किलोग्राम बिगिंस टू मूव, इनिशियली रेस्ट पे, तो dv क्या आ गया बेटा, 2t dt i कैप, dt को इधर ले गए, प्लस 3t स्क्वायर dt j कैप, है ना। जब टाइम 0 था वेलोसिटी 0 थी, जब टाइम t हुआ वेलोसिटी v हुई, v इक्वल टू टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी क्यूब जे कैप, खत्म। अब f डॉट v करना, f दे रखा था बेटा 2t आई कैप, लिख देता हूं फिर से, प्लस 3t स्क्वायर जे कैप, तो f डॉट v बेटा जो पावर आएगी f डॉट v वो कितनी निकल के आ जाएगी बताएंगे जरा, 2t क्यूब प्लस 3t टू दी पावर 5, 2t क्यूब प्लस 3t की पावर 5, ऑप्शन 3, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बेटा, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना उसके सेंटर के अबाउट, लेकिन उसमें से एक छोटी डिस्क रिमूव कर दी, इतना पोर्शन हमने उसमें से रिमूव कर दी, बचा कितना ये, ठीक है बेटा, पाई आर स्क्वायर एरिया इसका था, इसका एरिया क्या होगा पाई आर बाई 2 स्क्वायर, इसका एरिया क्या होगा पाई आर बाई 2 स्क्वायर, है ना। तो बेटा इसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है
इस बची हुई डिस्क का। तो बेटा पहले मान लो ये यहाँ पे था, पहले इसको भी साथ में कंसिडर कर लो। अच्छा पूरे का मास अगर m है तो इसका क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एरिया का मास अगर m है तो इसका क्या होगा m/4। करेक्ट हो गई बात? करेक्ट है सर। तो बेटा टोटल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, mr²/2 माइनस समथिंग करना पड़ेगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब्ट्रैक्ट, तो mr²/2 से छोटा आंसर होना चाहिए। अच्छा ये तो बहुत सारे छोटे, तो कोई फायदा नहीं हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब बेटा ये जो डिस्क को रिमूव किए, ये जो डिस्क जिसको रिमूव किया उसकी तो एज के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है। बेटा पूरी का ले लिए, अब उसमें से इसका सब्ट्रैक्ट करना है, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इसके अबाउट mr²/2, इसके अबाउट 3/2 mr²। तो जो छोटी डिस्क है जिसको मैंने माइनस करना है उसके लिए क्या लेना पड़ेगा, 3/2 mr², मास के m/4, रेडियस के r/2 स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा बेटा, 32, 16 - 3 13, 13/32 mr²। खत्म। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। प्यारे बच्चों बेटा डिस्क का ना इसके अबाउट होता है 3/2 mr²। अब डिस्क में से हमने क्या किया है बेटा, एक पोर्शन रिमूव कर दिया, तो mr²/2 टोटल हो गया, इस पोर्शन का क्या हुआ 3/2 mr², पर मास ये हो गया और रेडियस r/2। खत्म बात बेटा, ठीक है। ओके नेक्स्ट बेटा, जो डिफ्रैक्शन पैटर्न में पहला मिनिमा आ रहा है 30 डिग्री पे आ रहा है, तो बताना है पहला मैक्सिमा कहाँ आएगा। बेटा डिफ्रैक्शन में मिनिमा कहाँ था, a sin थीटा = n लैम्डा। बेटा nth मिनिमा की कंडीशन क्या होती है, a sin थीटा = n लैम्डा। क्या होती है प्यारे बच्चों, a sin थीटा = n लैम्डा। तो a sin 30 है ना इज इक्वल्स टू पहला मिनिमा है तो लैम्डा। तो यहां से मेरे पास एक रिलेशन आ गया। तो बेटा nth मिनिमा आता है a sin थीटा = n लैम्डा। मैक्सिमा कहां आता है प्यारे बच्चों, है ना, अप्रोक्सीमेटली हम मिड पॉइंट में बोल देते हैं। तो पहला मिनिमा आएगा लैम्डा पे, दूसरा आएगा 2 लैम्डा पे, है ना मिनिमा। तो मैक्सिमा कहां पे आएगा बेटा, बीचों बीच। बेटा मेरी बात सुने, पहला मिनिमा आएगा लैम्डा पे, पहला मिनिमा आता है पाथ रेफरेंस, मतलब a sin थीटा लैम्डा होता है, फिर 2 लैम्डा के बराबर करते हैं 3 लैम्डा। तो मैक्सिमा कहां पे आएगा प्यारे बच्चों, ये तो सेंट्रल मैक्सिमा है, तो पहला मैक्सिमा कहां आएगा 1.5 लैम्डा पे, 1 + ½ लैम्डा पे। दूसरा मैक्सिमा ये सेकंड मैक्सिमा वो कहां आएगा 2 + ½ पे। तो पहला तो मैक्सिमा कहां पे आएगा n + ½ लैम्डा पे। nth मैक्सिमा आएगा a sin थीटा = n + ½ लैम्डा। अब n क्या 1, पहले मैक्सिमा की बात चल रही, a sin थीटा इज इक्वल्स टू 1 + ½ 3/2 लैम्डा। अब बेटा इन दोनों को डिवाइड कर दिया, क्या मिल जाएगा, a गया लैम्डा गया, sin थीटा बाय sin 30, sin 30 हो जाएगा हाफ, इज इक्वल्स टू 3/2। तो sin थीटा 3/2, साइन थीटा आ जाएगा 3/4, साइन थीटा 3/4, तो थीटा क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 3/4। थीटा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, साइन इनवर्स 3/4। आई होप मैं आपको समझा पाया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 156, क्वेश्चन नंबर 156 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 156 कह रहा है एक ब्लैक बॉडी है जिसका टेम्परेचर 5760 है। कह रहे हैं द एनर्जी ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय द बॉडी एट वेवलेंथ 250 इज U1, 500 पे U2 है और 1000 नैनोमीटर पे U3 है। तो बेटा मेरे से पूछा गया है बताइए U1, U2, U3 में ऐसे ही ऑप्शन दिए कि भाई कौन सा जीरो होगा। जीरो तो कोई नहीं, वो ब्लैक बॉडी होती है तो हर एक लैम्डा के करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ तो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर होती है। और बेटा जो मैक्सिमम होती है वो होती है जो मैक्सिमम आती है बेटा उसके लिए रिलेशन क्या था, लैम्डा एमटी कांस्टेंट। जब टेम्परेचर बढ़ता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ये और पीछे हो जाता है। क्या ये बात याद आ रही, बिल्कुल सही बात है ना। और इसकी वैल्यू जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 2.88 × 10⁻6 नैनोमीटर। वैसे आप याद रखते हैं 3 × 10⁻³ अप्रोक्सीमेटली, है ना। तो 2.88 जो क्वेश्चन में थी वही यूज कर ली, × 10⁻6 नैनोमीटर में तो × 10⁻⁻9 का 10⁻⁻3। या नैनोमीटर भी रह देते, लैम्डा भी नैनोमीटर में आ जाएगा, 10⁻6 की बने। ठीक, अब टेम्परेचर क्या गिवन है प्यारे बच्चों, इसको पहले तो ऐसा करते लिख देते 2880,
क्यों लिख रहा हूं अभी बताता हूं, इंटू 10 की पावर 3, और टेम्परेचर गिवन है 5760। काश 5860 होता, पर मेरे को उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि 5860 5760 5860 इसका एग्जैक्ट डबल हो जाता, पर मैं तो अभी भी 2 ही ले लूंगा। तो बेटा क्या बन गया 200 नैनोमीटर। क्या बन गया 200 नैनोमीटर। लैम्डा एम की वैल्यू आ जाएगी 1000/2 सॉरी 500, 1000/2 आएगा 500 नैनोमीटर। 2 नीचे जाएगा 1000/2 500। तो 500 पे मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर होगी। तो लैम्डा एम जो 500 होगा, लैम्डा एम क्या होगा बेटा 500। तो बेटा 500 पे मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर है, सबसे ज्यादा एनर्जी तो 500 नैनोमीटर पे निकलेगी, तो U2 सबसे बड़ा है। तो U2 ग्रेटर देन U1 दे रखा है बेटा मेरे को ऑप्शन 3 में, तो वो करेक्ट हो गया। वैसे इसके ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि टेम्परेचर को डबल कर दी, तो लैम्डा एम पे क्या फर्क पड़ेगा, लैम्डा एम हाफ हो जाएगा। और एनर्जी रेडिएशन, एनर्जी एमिटेड बाय दी ब्लैक बॉडी पे क्या फर्क पड़ेगा बेटा, वो T की पावर 4 पे डिपेंडेंट है। तो अगर टेम्परेचर डबल हो तो लैम्डा हाफ होगा, तो पावर एमिटेड क्या हो जाएगी बेटा T की पावर 4 टाइम्स, है ना, मतलब T की पावर 4 पे डिपेंड करती है। तो 2 की टेम्परेचर डबल हो गया तो 2 की पावर 4 16 टाइम्स हो जाएगी पावर एमिटेड। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों रेजोनेंस कॉलम पे, है ना। जो मिनिमम लेंथ है जिसपे रेजोनेंस हो रहा है वो मेरे को कह रखी है इन्होंने 50। कितनी कह रखी है प्यारे बच्चों, 50 कह रखी है, ठीक है। तो बेटा अगर पहली बार हो रहा है 50 पे, जैसे पानी यहां तक है मान लो, दूसरी बार कहां पे होगा, अगर एंड करेक्शन को इग्नोर कर दो, क्योंकि ना तो डायमीटर दिया है ना एंड करेक्शन दिया है ना पूछा है, तो बेटा इग्नोर करना। ये 50 है तो ये दूसरी बार कब होगा 300, सॉरी 50 पे दूसरी बार होगा 150, दूसरी बार कब होगा 150। लेकिन बेटा देखो एक्चुअली अगर ये L1 पे हो रहा है तो एंटी नोड कुछ E ऊपर होगा, तो L1 प्लस E होगा λ/4। और दूसरी बार मान लो L2 पे रेजोनेंस होता है, तो L2 प्लस E, बेटा जो एंटी नोड है वो कुछ E ऊपर आता है, L2 प्लस E होगा 3 λ/4। लेकिन अगर एंड करेक्शन ना दिया हो ना पूछा हो तो इसको इग्नोर कर देंगे, तो बेटा दूसरी लेंथ 3 टाइम्स हो जाएगी। एक्चुअली में 3 टाइम्स नहीं होती है। तो अगर L1 गिवन है L2 गिवन है, एंड करेक्शन पूछ ले कोई तो इक्वेशन सॉल्व करे निकाल ले, फिर L3 पूछ सकते हैं, तो बेटा एक लूप और ऐड हो जाएगा, है ना, एक लूप और ऐड करना पड़ेगा। यहां बना देता हूं, पहली बार बेटा यहां पे हो रहा है, दूसरी बार यहां पे हो रहा है, एक लूप ऐड हो, तीसरी बार एक लूप और ऐड हो। तो जितना पहले बढ़ा मतलब L1 में कुछ जुड़ा तो L2 बना, वही और जोड़ दो, वही और जोड़। जैसे सपोज करो एक है पहली लेंथ आई सपोज करो 50, है ना, दूसरी जो आई लेट से मान लो वो आई 99, मतलब 49 जोड़ना पड़ा। ओ सॉरी मेरे को इतना है, मान लो दूसरी आई 148, है ना, इसका मतलब 98 जोड़ा, इसके बाद 98 और जोड़ो, तीसरी कब आएगी 246। मतलब मैं ये कह रहा हूं ये L1 है, ये L2 है, और ये L2 प्लस L2 माइनस L1 है। जितना इन दोनों में डिफरेंस है उतना ही इन दोनों में, एक लूप ही तो और बढ़ना है, तो L3 क्या आ जाएगा L2 प्लस L2 माइनस L1। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया हूं, है ना। ऐसी बात मैं आपको पहले भी किसी ना किसी नीट के पेपर के सॉल्यूशन में बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 158, क्वेश्चन नंबर 158 क्या कह रहा है बेटा, आरएमएस वेलोसिटी दे रखी है बेटा 300 केल्विन पे 200 है और 400 केल्विन पे पूछिए। एक्चुअली टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में गिवन है बेटा, आरएमएस वेलोसिटी होती है √3RT/m दैट इज प्रोपोर्शनल टू √T। तो मैं कह सकता हूं कि V1/V2 जो होगा वो √T1/T2 होगा। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है सर। अच्छा V1 क्या है, V1 मेरे को गिवन था, आरएमएस वेलोसिटी पहले क्या गिवन थी बेटा, मेरे को पहले गिवन है मेरे को सॉरी मेरे को रेशियो ऑफ आरएमएस वेलोसिटी पूछा है, एक सेकेंड, मेरे से पूछा गया है मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस हैव आरएमएस वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकंड। ओके पहले 200 है, ये गिवन है, तो 200 है 300 केल्विन पे, ये 200 है और ये मेरे को V2 निकालना है। पहले टेम्परेचर था 300 और बाद में हो गया 400, तो ये तो आ जाएगा 3/4, खत्म। तो V2 क्या आ गया बेटा, √4 होगा 400/√3। तो बहुत ही लल्लू क्वेश्चन था बेटा, पहले दे रखी 200 है, 300 केल्विन पे 200 है, 400 केल्विन पे कितनी होगी, है ना। तो V1/V2 = √T1/T2। अगला क्वेश्चन
बेटा ये तो डायोड पे क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल लल्लू क्वेश्चन है आपके सामने। फॉरवर्ड बायस में अगर डायोड का फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस नहीं देते तो हम क्या मान लेते हैं, शॉर्ट सर्किटेड, है ना। ये 1 किलो ओम है। अब पूछा है ये -6 वोल्ट पे है और ये कितने पे है प्यारे बच्चों, ये 4 वोल्ट पे है ना। अब बेटा मेरे को कह रहे हैं बताओ करंट कितना आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया 10 और फॉरवर्ड बायस से तो ये रह ही नहीं गया, मान लीजिए ये 0 रेजिस्टेंस है तो 1000 ओम हो गया। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 4 माइनस माइनस 6 10/1000 कितना आ जाएगा 1/100। करंट आ जाएगा 0.01 एम्पियर या 10 की पावर -2 एम्पियर विच इज ऑप्शन 1 विच इज गिवन इन ऑप्शन 1। अगला कह रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। बेटा ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है मान लो, तो ए प्लस बी वेक्टर तो ये वाला वेक्टर होता है, ये होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना। मान लीजिए ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और ये वाला ये वेक्टर क्या होता है, अगर ये एक्स है तो बी वेक्टर प्लस एक्स वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर। बेटा एक डायगोनल ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होता है, दूसरा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होता है। नहीं तो प्रूव करना होता बेटा दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, बी प्लस एक्स इक्वल टू ए, बस एक्स के आगे ए माइनस बी। तो बेटा अब ये दो डायगोनल कब बराबर हो सकते हैं पैरेललोग्राम के, जब पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल बन जाए, जब पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल बन जाए, रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल्स बराबर होते हैं, रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल्स प्यारे बच्चों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं, क्योंकि बेटा अगर मैं मैथमेटिकली प्रूव करूं भी तो क्या फायदा होगा बेटा, अंडर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, चलिए अगर मैथमेटिकली करने का मूड हो तो इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, तो क्या लिखेंगे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और ये क्या बनेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर काट दो, cos थीटा इक्वल टू 0 आ जाएगा, दैट इज थीटा क्या आ जाएगा 90 डिग्री, है ना। तो ये मतलब काफी लल्लू क्वेश्चन था वैसे तो, सिंपली दोनों डायगोनल्स बराबर कब होंगे जब थीटा 90 होगा। बेटा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 161, ये क्या कह रहे हैं एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। बेटा एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है जिसमें ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ दे रखी है 40 और आईपीस की दे रखी है 4, आईपीस की दे रखी है 4, है ना। और मेरे से कह रहे हैं हमको ऑब्जेक्ट देखना है जो कि 200 सेंटीमीटर दूर है, बेटा मतलब 2 मीटर की दूरी पे। तो टेलीस्कोप से क्यों देखना, पास जाके देख लो, है ना। चांद तारे देखते टेलीस्कोप से, अब ये 2 मीटर की दूरी की चीज को भी देखना चाहते हैं टेलीस्कोप से, बड़ी अच्छी बात है। कह रहे हैं लेंथ ऑफ टेलीस्कोप बताओ, डिस्टेंस बिटवीन दी लेंसेज। तो अगर ये 2 मीटर है 200 सेंटीमीटर, तो पहले निकाल लीजिए इससे इमेज कहां बनेगी, है ना। और अगर कुछ नहीं गिवन होता तो बेटा हमको क्या लेना होता है, कंडीशन क्या लेनी होती है, नॉर्मल एडजस्टमेंट। मतलब जो इमेज बनेगी वो इससे फोकल लेंथ पे होनी चाहिए, दैट इज इसकी फोकल लेंथ दे रखी मेरे को 4, तो 4 पे होनी चाहिए। बस बेटा ये v निकालना है, क्वेश्चन यही है कि v निकालो और v प्लस 4 को आंसर कर दो, ठीक है। तो बेटा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f लगा देते हैं, v तो पॉजिटिव ही है पता ही वैसे, माइनस 1/u, u क्या हो जाएगा -2 मीटर, तो मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया, इज इक्वल टू 1/f। अच्छा मैंने मीटर में ले लिया, सेंटीमीटर में कर लेते हैं, 200 कर देते हैं, 1/f 40, तो 1/40 माइनस 1/200, ये आ गया 1/v, ये हो जाएगा 5/200 माइनस 1/200 क्या हो जाएगा बेटा 4/200, 1/50, v आ गया 50, तो आंसर क्या हो जाएगा 50 प्लस 4 दैट इज 54, 50 प्लस 4 दैट इज 54। आई होप मैं आपको समझा पाए बच्चों। तो आइए देखिए अगला क्वेश्चन है बेटा, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, करंट गेन मेरे को दे रखा है अल्फा 0.96 है, मेरे से पूछा है वोल्टेज गेन और पावर गेन। वोल्टेज गेन बेटा क्या होता है, आई आउटपुट आर आउटपुट अपॉन आई इनपुट आर इनपुट, करेक्ट है, करेक्ट है।
इसकी वैल्यू तो 0.96 है, सॉरी, और आर आउटपुट बाय आर इनपुट क्या है, आर आउटपुट दे रखा है 800 और आर इनपुट दे रखा है 192, 800 बाय 192। और बेटा पावर गेन क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0.96 इंटू 0.96 इंटू 800 बाय 192। अब देखो बेटा, मैं बस पता क्या कहना चाह रहा हूं, जो वोल्टेज गेन है, पावर गेन को उससे मल्टीप्लाई करना है 1 से छोटी चीज से, तो पावर गेन छोटा आएगा, पावर गेन क्या आएगा, छोटा आएगा बेटा, है ना। वोल्टेज गेन से पावर गेन छोटा आएगा, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन नहीं हो सकते। अब या तो थर्ड ऑप्शन होगा या फोर्थ ऑप्शन होगा। अब दोनों में जो वोल्टेज गेन है वो तो 4 दे रखा है ना। अब बस 4 इंटू 0.96 कर लो, तो 4 इंटू 0.96 बेटा क्या निकल के आएगा, 4 6 24। वैसे तो बेटा मतलब 3.84 डायरेक्टली कर भी सकते हो, ये 0.04 कम है तो 4 टाइम्स 0.16 कम हो जाएगा, 3.84 मल्टीप्लाई कर लेंगे, आप बड़े आराम से पा लेंगे आंसर। तो ऐसा ही सोचना था कि कम किस में आएगा, 2 ऑप्शन में, तो और दोनों ऑप्शन में बेटा पावर गेन तो 4 गेन है, दैट इज इसकी वैल्यू तो 4 तय हो गई, तो इसकी 4 इंटू 0.96 हो गई। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। कैसा क्वेश्चन था, बिल्कुल ही सिंपल। अगले क्वेश्चन में आइसोथर्मली कह रहे हैं गैस को कंप्रेस करो और एडियाबैटिकली कंप्रेस करो टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। किस केस में वर्क ज्यादा करना पड़ेगा बेटा, आइसोथर्मली ऐसे ले जाएंगे और एडियाबैटिकली स्लोप ज्यादा होती है ना, प्रेशर राइज ज्यादा आता है ना बेटा एडियाबैटिकली में, क्योंकि आइसोथर्मली में तो केवल और केवल वॉल्यूम कम होने से प्रेशर बढ़ रहा है, एडियाबैटिकली में वेलोसिटीज भी बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है बेटा। जब आप गैस को कंप्रेस करेंगे तो बेसिकली मॉलिक्यूल टकरा के, जब ये आगे आ रहा है तो मॉलिक्यूल टकरा के तेज जाएगा। जैसे बैट के पास अगर बॉल आ रहा हो तो अगर बैट को आगे बढ़ाओगे तो बॉल तेज से वापस जाएगी। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट रखते हैं, तो बेटा वहां पर प्रेशर बढ़ता है, इसकी वजह से कि कोलिजन ज्यादा जल्दी जल्दी होते हैं। लेकिन एडियाबैटिकली में ज्यादा कोलिजन भी होते हैं और रफ्तार भी बढ़ गई, ज्यादा जोर से भी होते हैं, इसलिए प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाता है। तो एडियाबैटिकली गैस को कंप्रेस करने में वर्क ज्यादा करना पड़ रहा है और आइसोथर्मली थोड़ा सा कम करना पड़ रहा है। तो ज्यादा किस केस में करना पड़ेगा, एडियाबैटिकली, दैट इज ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 164 कह रहे हैं a long straight wire carries a current I, the current is uniformly distributed over its cross section। अच्छा, a/2 और 2a पे बेटा मैग्नेटिक फील्ड पूछी है। सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर है, सेंटर से a/2 पे और 2a पे मेरे से मैग्नेटिक फील्ड पूछी है। बेटा ये सिलेंड्रिकल वायर हो गई। अब बेटा यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बेटा अंदर होती है प्रोपोर्शनल टू आर और बाहर होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अंदर होती है म्यू नॉट जे क्रॉस आर बाई 2 या म्यू नॉट जे आर बाई 2 मैग्नीट्यूड में, वेक्टर फॉर्म में जे क्रॉस आर बाई 2 होती है। बाहर क्या होती है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, अब सोचो यहां पे एक मैक्सिमम वैल्यू बी, तो बेटा अब कह रहे हैं ये तो ए पे है, ए बाई 2 पे क्या होगी, हाफ होगी, बी बाई 2 होगी। करेक्ट है, करेक्ट है। अच्छा, अब बाहर 2a पे क्या होगी, बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, यहां b है, तो अगर r डबल हो गया तो बेटा वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर से b/2। इसका मतलब दोनों जगह वैल्यू सेम होगी, तो रेशियो पूछा क्या होगा, रेशियो क्या आएगा 1। बेटा a/2 पे मेरी बात सुनिए, a पे मैक्सिमम है और यहां पे प्रोपोर्शनल टू आर है, तो a/2 पे क्या होगी, b/2 और बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, डबल करूंगा तो वैल्यू क्या होगी, हाफ। तो बेटा दोनों जगह बराबर। सिमिलरली अगर a/3 पे और 3a पे पूछते तो b/3 और b/3 आती तो भी रेशियो बनाता। आई होप मैं आपको समझा पाऊंगा बेटा, ऐसी बातें हमने क्लास में भी बताई हैं। क्वेश्चन नंबर 165, वैसे तो बेटा ये एक गलत क्वेश्चन है ना, मतलब क्वेश्चन गलत नहीं है, मतलब जिसने बनाया है ये क्वेश्चन उसने मन में ये सोच लिया कि रियल ऑब्जेक्ट के लिए मैं क्वेश्चन बना रहा हूं। जैसे लोग कई बार ये सोच लेते हैं कि प्लेन मिरर से रियल इमेज नहीं बन सकती बेटा, क्योंकि हम अपने आप को देखते तो वर्चुअल इमेज, लेकिन बेटा अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो, आप अगर एक इमेज बनाने वाले थे प्लेन मिरर से जो बनने वाली थी किसी की रियल इमेज, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसकी इमेज रियल भी तो हो सकती है। हालांकि जब क्वेश्चन में नहीं मेंशन होता, नीट लेवल टाइप एग्जाम में मान ही लेते हैं वो लोग कि रियल ऑब्जेक्ट है। तो बेटा -2 मैग्निफिकेशन किस में आ सकता है, मतलब इन्वर्टेड इमेज किस में बन सकती है, तो कॉनकेव वाला इन्वर्टेड इमेज बनाता है, कॉन्वेक्स वाला नहीं बनाता रियल ऑब्जेक्ट के लिए, तो बेटा उसमें वर्चुअल इरेक्ट इमेज आती है कॉन्वेक्स में। तो बेटा ए का जो आंसर आएगा वो कॉनकेव आएगा, और अगर
रियल ऑब्जेक्ट की बेटा रियल इमेज बनती तो ही इन्वर्टेड होती। -2 मैग्निफिकेशन मतलब बड़ी इमेज बननी है। f से 2f में ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज बन जाएगी 2f से इन्फिनिटी में और बड़ी। रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। -2 का मतलब यही हुआ ना, नंबर ग्रेटर देन 1 है मतलब मैग्नीफाइड है। -2 मतलब इन्वर्टेड, तो रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनती तो इन्वर्टेड होती बेटा, किससे होती? कॉनकेव से होती है। और बेटा वर्चुअल तो इमेज जो बनती है रियल ऑब्जेक्ट की वो हमेशा इरेक्ट होती है। रियल की रियल इन्वर्टेड होती है, रियल की वर्चुअल इरेक्ट होती है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज इरेक्ट होती है। मतलब जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज तो इन्वर्टेड, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज तो इन्वर्टेड। तो बेटा पहली बात, अब देखो यहां पर रियल ऑब्जेक्ट पहली बात मेंशन होना चाहिए, तो क्वेश्चन नंबर 165 में तो बेटा फिर हमारा आंसर क्या होता है? ए का आंसर क्या आएगा? बी और सी, क्योंकि बेटा रियल ऑब्जेक्ट -2 है मतलब इन्वर्टेड इमेज है, तो रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज है तो इन्वर्टेड है, तभी ये हो सकती है। वर्चुअल होगी तो इरेक्ट हो जाएगी, तो इसलिए ए का बी सी, और ऐसा ऑप्शन एक ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं v इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर, बताइए 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में डिस्टेंस ट्रेवल्ड। बेटा ये तो मेरे को लग रहा है कि मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन मतलब किस तरीके से करेंगे बेटा, अगर वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम है तो v dt का इंटीग्रल कर लेंगे, कहां से कहां तक? 1 से 2 में, है ना। और बेटा इंटीग्रेशन भी बहुत ही भयानक है यहाँ पे, AT प्लस BT स्क्वायर वेलोसिटी, है ना। अब कहां से कहां करना है बेटा? 1 से 2 में, कितना आ जाएगा? A t स्क्वायर बाई 2 प्लस B t क्यूब बाई 3। 1 से 2 में वो करना है, तो बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब, कितना हो जाएगा? 7a बाई 2, और इसमें क्या आएगा? 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर था यार, यहाँ तो 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, यहाँ पे 3 आएगा, और यहाँ पे 2 क्यूब, यहाँ पे 7 आएगा, 7b बाई 3। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? 3a बाई 2 प्लस 7b बाई 3 हो गया ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, डिस्क और स्फीयर की रेस लगी है, कौन जीतेगा? डिस्क और स्फीयर की रेस लगी है, कौन जीतेगा? बेटा दोनों को छोड़ दिया हमने इंक्लाइन प्लेन से सेम हाइट के, वैसे वहां पर क्या रखा है? 2 इंक्लाइन प्लेन है पर दोनों आइडेंटिकल है। अरे भैया एक्सेलरेशन जो आता है बेटा वो आता है g sin थीटा अपॉन n+1, याद दिलाता हूं, mg cos थीटा mg sin थीटा। फ्रिक्शन, नॉर्मल, सब बेकार। इसके अबाउट ही टॉर्क ले लेते हैं, mg sin थीटा इन 2r बराबर, मान लो nmr स्क्वायर है सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ एनर्जी, इसके अबाउट nmr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, n+1 mr स्क्वायर एल्फा, m गया r गया r गया r एल्फा, a बन गया। a क्या आ गया? g sin थीटा अपॉन n+1, एंड दिस इज द आंसर। तो बेटा ये आ गया a इक्वल टू g sin थीटा अपॉन n+1, है ना। तो n ज्यादा किसका होगा बेटा? सॉलिड स्फीयर का होता है 2/5 दैट इज 0.4, और डिस्क का होता है हाफ दैट इज 0.5। तो बेटा डिस्क का एक्सेलरेशन कम होगा, सॉलिड स्फीयर का ज्यादा होगा। तो बेटा अगर 4 चीजों में रेज होती है, मान लो रिंग, डिस्क, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, तो जिसका n ज्यादा होगा इसका होता है 2/5, इसका होता है 2/3, इसका होता है हाफ, और रिंग का होता है 1। तो बेटा रिंग सबसे लेट पहुंचेगी, उसके बाद हॉलो स्फीयर, फर्स्ट तो आएगा सॉलिड स्फीयर, सेकंड आएगी डिस्क, थर्ड आएगा हॉलो स्फीयर, थर्ड आएगी, फोर्थ आएगी रिंग। एन ज्यादा तो एक्सेलरेशन कम, तो लास्ट में आएगा भैया। अगला क्वेश्चन 169 बेटा ये क्या है बेटा? आर दे रखा है cos ओमेगा टी एक्स कैप प्लस साइन ओमेगा टी वाई कैप। एक्स कैप मतलब एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, जिसको आप आई कैप बोलते थे। तो अगर आपका मन कर रहा हो आई कैप ही लिखना चाहते हैं तो आप आई कैप लिखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई आपको नहीं रोक रहा है, आप जो मन चाहे वो लिख सकते हैं। आई कैप चाहे आई कैप, जे कैप चाहे जे कैप, है ना। अब कैसे करेंगे प्यारे बच्चों? आर दे रखा है, आर वेक्टर दे रखा है cos ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप। ऐसा कब होता है? सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं भाई, 1 रेडियस के सर्कल में पार्टिकल घूम रहे हैं ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, 1 सेकंड में ओमेगा जाएगा, टी टाइम में ओमेगा टी। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? cos ओमेगा टी, वाई कोऑर्डिनेट साइन ओमेगा टी। ये तो भाई एसएचएम में भी देख लेते हैं। अब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो वेलोसिटी किधर को होगी? टेंजेंट के लॉन्ग, एक्सेलरेशन किधर को होता है? रेडियस के लॉन्ग। बस यही आंसर है।
तो जो वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर पैरेलल, नो, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन। बिल्कुल सही बात है। और आपको लगे नहीं तो आप वेलोसिटी dr बाई dt से निकाल लीजिए। क्या आएगी? माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप। अब ये परपेंडिकुलर है, कैसे तय करेंगे? डॉट प्रोडक्ट जीरो करिए, है ना बेटा? ये तो बेटा पता ही होना चाहिए, है ना? और एक्सेलरेशन क्या है? dv बाई dt से एक्सेलरेशन निकाली, साइन का कॉस ओमेगा टी, फिर एक ओमेगा बाहर, माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन ही ले लीजिए क्योंकि ओमेगा स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, माइनस ही कॉमन लीजिए, साइन का कॉस बन जाएगा, कॉस ओमेगा टी आई कैप, और यहाँ पे कॉस का माइनस साइन होगा और माइनस बाहर ले लिया मैंने, तो यहाँ प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर तो बनना ही था, वो तो बाहर ले गया। अरे वाह, ये आर वेक्टर है तो माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर, तो एक्सेलरेशन जो आ रहा है वो आर वेक्टर से अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, ओरिजिन की तरफ आ रहा है। और वेलोसिटी परपेंडिकुलर कैसे? डॉट प्रोडक्ट आप देख लीजिए, जीरो आ जाएगा। ये क्या बन रहा है? कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी ओमेगा, कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी ओमेगा, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस आ रहा है वी डॉट आर में। ठीक है, तो वेलोसिटी और आर वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर है। कह रहे एक आइस गिरी और वन, जो सारी की सारी एनर्जी थी, मैकेनिकल एनर्जी एच हाइट से गिरी, वो सारी की सारी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, कह रहे लेकिन उस आइस को खुद को 1/4 मिली और उससे वो पिघल भी गई। उसको 1/4 ऑफ थर्मल, उसको जो थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस हुई उसको केवल 1/4 मिली। मतलब एच हाइट से एक आइस गिरी, mgh ग्रेविटी ने वर्क किया, यही मैकेनिकल एनर्जी थी, उसकी 1/4 मिली आइस को और उससे वो मेल्ट हो गई। मतलब ml एनर्जी, बेटा m मास को मेल्ट करने के लिए ml चाहिए, तो h कितना आ गया? h आ गया 4l बाई g। लेटेंट हीट गिवन है, बस हाइट पूछिए, l की वैल्यू पुट करिए और निकाल लीजिए। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं। कह रहे यूनिफॉर्म डिस्क है जिसका रेडियस 50 सेंटीमीटर है ना, इज फ्री टू टर्न अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर। इट इज सब्जेक्टेड टू अ टॉर्क व्हिच प्रोड्यूसेस एन एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इट्स नेट एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट द एंड ऑफ 2 सेकंड इज अप्रॉक्सिमेट। किसका? अरे भैया डिस्क है तो किस पॉइंट का? अलग अलग पॉइंट का एक्सेलरेशन अलग अलग हो, पर कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। नहीं भी बताएंगे तो अपने, मेरे को पता है रिम का ही पूछ रहे हैं, मतलब जस्ट एज पे जो पॉइंट है उसका एक्सेलरेशन है ना, पर वो तो मेरे को आंसर से पता है। ये गलत बात है, इनको बताना चाहिए था किस पॉइंट का एक्सेलरेशन। हाँ, फिर भी मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि क्वेश्चन ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, बस आपको आना चाहिए। इस बार ऐसा क्वेश्चन आएगा, मेरा कहना होगा नहीं। ठीक है, मतलब मेरे को ऐसा लगता है, ये देखो मेरी ये थॉट प्रोसेस है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोविड-19 पीरियड है, पेंडेमिक टाइम है, पेपर थोड़े से आसान बनाए जा रहे हैं, मेंस भी थोड़ा सा आसान था, तो मेरे को लगता है कि नीट भी एनटीए बना रही है, तो कंडीशन यही लगती है कि थोड़ा सा आसान ही रहेगा। वैसे भी लास्ट ईयर भी एनटीए ने बहुत आसान पेपर बनाया था। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखो, पहली बात एंगुलर एक्सेलरेशन क्या दे रखा है आपको? 2 है ना, तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी लगा लीजिए। ओमेगा नॉट तो 0 है, अल्फा 2 है, 2 सेकंड पे बेटा ओमेगा हो जाएगा 4, क्योंकि ये भी 2 और ये भी 2, तो ओमेगा आ गया 4। ठीक है, तो रेडियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बेटा? एच पे जो पॉइंट है ओमेगा स्क्वायर आर, आर दे रखा है हाफ, तो 16 का हाफ क्या हो जाएगा बेटा? 8। ठीक है, ये आ गया रेडियल एक्सेलरेशन, है ना। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? आर अल्फा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है प्यारे बच्चों? आर अल्फा होता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है आर अल्फा। आर दे रखा है हाफ और अल्फा दे रखा है प्यारे बच्चों आपको 2। ठीक है, तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया इस पॉइंट का, वो आ गया 1, और रेडियल एक्सेलरेशन आ गया 8, है ना। तो नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट ऑफ 65, अंडर रूट ऑफ 65। अब अंडर रूट 65 क्या 3 होता है? नहीं। 4 होता है? नहीं। 7 होता है? नहीं। लगभग 8 ही होता है, तो 8 आंसर दे रखा है। अच्छा, क्वेश्चन में भी क्या रखा है? अप्रोक्सीमेटली, बड़ी अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 172 प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 172 क्या है? कह रहे हैं कि मिनिमम वेलोसिटी किससे एक पार्टिकल को लूप में एंटर कराएं ताकि वो कंप्लीट सर्कुलर मोशन करे। प्यारे बच्चों देखो, बॉटम पे क्या वेलोसिटी जिससे कंप्लीट सर्कुलर मोशन होता है? अंडर रूट 5 आर जी। ठीक है,
और जब ये होती है तो यहाँ पे आके टॉप पे आके वेलोसिटी क्या होती है बेटा, वर्क एनर्जी थ्योरम से चाहे तो निकाल ले, नहीं तो ये याद रहना चाहिए, अंडर रूट आर जी होती है क्रिटिकल वेलोसिटी। तो बेटा अब यहाँ पे क्या होती है बेटा, अंडर रूट 3 आर जी, अलग अलग जगह पे अलग अलग। तो किस मिनिमम वेलोसिटी से मैं सर्कुलर पाथ में एंटर करा सकता हूँ बेटा एक पार्टिकल को, ताकि वो कंप्लीट सर्कुलर मोशन करे, अंडर रूट आर जी। और कहाँ पे भेजना पड़ेगा, यहाँ पे। तो अपने आप यहाँ के अंडर रूट 5 आर जी हो जाएगी। मतलब किस वेलोसिटी से पूछ रहे हैं, मिनिमम से हम पार्टिकल को सर्कुलर लूप में छोड़े ताकि वो कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर ले। तो टॉप पे छोड़ो और कितनी वेलोसिटी से छोड़ो, अंडर रूट आर जी। नेक्स्ट कह रहे हैं वी नॉट साइन ओमेगा टी लगाइए, आइडियल कैपेसिटर है। तो बताइए कि ओवर अ फुल साइकिल, बेटा देखो वोल्टेज और करंट में तो फेज डिफरेंस होता है π/2 90 डिग्री, ठीक है। और लीड कौन करता है बेटा, मैं आपको याद दिलाता हूँ, करंट, वोल्टेज क्रॉस रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में करंट लीड करता है, कैपेसिटर में करंट लीड करता है, कह रहे लैग करता है। ओवर अ फुल साइकिल कैपेसिटर डज नॉट कंज्यूम एनी एनर्जी, VRMS IRMS cos phi cos 90 जीरो हो जाएगा, है ना। कैपेसिटिव, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट हो या प्योरली इंडक्टिव, तो बेटा हम बोलते हैं इसको वॉटलेस करंट है ना। तो बेटा बस मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि अगर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है तो एक पार्ट में मतलब जितनी वो एनर्जी पहले कंज्यूम करेगा, दूसरे पार्ट में उतनी एनर्जी वो निकाल देगा। वो कुछ टोटल एवरेज पावर बेटा जो कैपेसिटर कंज्यूम करता है दैट इज जीरो, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि λ1 वेवलेंथ यहां पे जनरेट करी थी, इस जगह पे λ1 थी, यहां जाके क्या हो जाएगी, इसका मास दे रखा है पार्टिकल का m2 और रूट का मास दे रखा है m1, यहां पे वेवलेंथ क्या हो जाएगी, λ2 हो जाएगी। तो λ2/λ1, लैम्डा क्या होता है प्यारे बच्चों, v/f, क्या होता है v/f, v2/f अपॉन v1/f। अगर एक ऐसी जगह से दूसरी जगह जा रहा है जहां पे वेलोसिटी चेंज भी हो रही है, मतलब मीडियम चेंज हो रहा है, तो भी बेटा मतलब जब भी अगर एक वेव ट्रेवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो बेटा ये बिल्कुल पक्का होता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सेम रहती है, तो ये तो कट जाएगा। और v2/v1 क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ t2/t1, v होता है अंडर रूट t/v। यहां टेंशन क्या थी m2g, और यहां आके बेटा टेंशन क्या हो जाएगी m1 प्लस m2g, टोटल मास हो गया m1 प्लस m2g, तो क्या आ जाएगा m1 प्लस m2 अपॉन m2। आई होप मैं आपको समझा पाया प्यारे बच्चों। λ2/λ1 पूछा था, क्या हो जाएगा यहाँ पे m1 प्लस m2g टेंशन, यहाँ पे m2g, तो m1 प्लस m2/m2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 176 कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन है, मास m है, फोटोन है, उसकी एनर्जी E है, कह रहे डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो बताओ। बेटा लैम्डा होता है h/mv, कह रहे दोनों की एनर्जी बराबर है। इलेक्ट्रॉन के लिए h अपॉन अंडर रूट 2me हो जाएगा, 2me अंडर, बेटा mv होता है अंडर रूट 2m के। और फोटोन के लिए क्या लिखेंगे बेटा, E इक्वल टू hc/λ, तो लैम्डा हो जाएगा hc/e, है ना। अब पूछा क्या था बेटा मेरे से, रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फोटोन, तो λe/λp कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, डिवाइड कर ही लेंगे, h तो कट जाएगा, तो E अपॉन c अंडर रूट 2me, बेटा ये h तो कट जाएगा, c नीचे बचेगा, तो बेटा कौन सा ऑप्शन हो गया ये 1/c, अच्छा ये यहाँ पे E था, सॉरी ये यहां से E हटाई, यहाँ पे अंडर रूट E/अंडर रूट 2m और नीचे c, अंडर रूट E/अंडर रूट 2m और नीचे c। ऐसा ऑप्शन कौन सा है प्यारे बच्चों, ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन 4। काफी आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन बेटा, हम अल्फा पार्टिकल को फेंक रहे हैं एक न्यूक्लियस की तरफ, कह रहे हैं मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच अगर r है तो r और m कैसे डिपेंडेंट है, प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। r is proportional to closest distance of approach depends upon m as। भैया देखो अगर ये एक न्यूक्लियस है प्लस ZE, यहाँ पे एक बहुत दूर से एक हमने अल्फा पार्टिकल फेंका जिसका चार्ज होता है 2e, तो बेटा k, बेटा जो उसकी काइनेटिक, अभी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या थी बेटा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम कांस्टेंट रहेगा, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, खाली कंजर्वेटिव फोर्सेस है। काइनेटिक एनर्जी क्या थी, हाफ mv², बहुत दूर से फेंका, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। जब क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच जहां से मुड़ेगा वहां पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, k q1 q2/r, k ze into 2e
बाय आर। तो बेटा m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r या r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m? तो r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, दैट इज ऑप्शन 4। अगला 178 क्वेश्चन में कह रहे हैं बेटा कार्नोट रेफ्रिजरेशन पे क्वेश्चन है, कार्नोट साइकिल पे। नीचे वाला टेम्परेचर है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड को हम क्या बोल सकते हैं? 277 केल्विन। ऑप्शन इतनी दूर दूर के मैं अप्रोक्सीमेशन लेने वाला हूं बहुत मजे से, और मैं कई बार ऐसे क्वेश्चन में प्रैक्टिस करा चुका हूं। ये हीट पंप है या रेफ्रिजरेटर के लिए, यहां से एनर्जी उठाएंगे, ये T1 टेम्परेचर से उठाई, Q1 एनर्जी उठाई, W वर्क किया और Q2 पटक दी T2 टेम्परेचर पे। तो Q1 प्लस W इक्वल टू Q2। ठीक है, ठीक है सर, बिल्कुल आ गया। अब बेटा अच्छा ये टेम्परेचर कितना दे रखा है? ये दे रखा है 303 केल्विन। अब प्यारे बच्चों कह रहे हैं जब हमने वर्क कर रहे हैं 600 कैलोरीज वर्क कर रहे हैं पर सेकेंड, तो पावर रिक्वायर्ड पूछिए, मतलब वर्क डन पर यूनिट टाइम कितना हुआ। 600 कैलोरीज हमको एनर्जी निकालनी है पर सेकेंड। तो Q1 जो होगा वो तो T1 डेल्टा एस होगा, और T1 क्या 277 डेल्टा एस, और इसकी वैल्यू 600 है ना, तो ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा डेल्टा एस। अब वर्क डन क्या आएगा? वर्क डन आएगा Q1 माइनस Q2। Q1 है T1 डेल्टा एस, Q2 T2 डेल्टा एस। तो वर्क डन क्या आएगा पर सेकंड? Q1 माइनस Q2 माइनस Q1 डेल्टा एस, मतलब 303 और ये क्या है 277। दोनों में डिफरेंस कितना है? 26 है ना। तो बेटा 4 और 13 तो डिफरेंस 26 का ही है ना। वर्क डन है 26 डेल्टा एस। अब बेटा डेल्टा एस की वैल्यू पुट करें, कितनी आ रही? 26। डेल्टा एस आ रहा है 600 बाई 277। अब आप ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं। अच्छा अब इन्होंने वॉट्स में पूछा है बेटा वर्क, तो कैलोरीज को पहले जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा 4.2। ठीक है, अब ये 277 2 पॉइंट समथिंग आएगा, पता नहीं क्या आएगा। 26 टू 50, 50 4 200, मतलब 200 की लाइन में आंसर आएगा। 200 की लाइन में एक ही ऑप्शन है, 200 की लाइन में एक ही ऑप्शन है। इतनी दूर दूर के ऑप्शन है, अप्रोक्सीमेशन लेने में कोई तकलीफ दुख तकलीफ नहीं थी, कोई दुख तकलीफ नहीं है, क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर के हैं प्यारे बच्चों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 179 में कह रहे हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की जिसका मास 10 ग्राम है वो 0 थी, और जब 2 चक्कर मार ली तो काइनेटिक एनर्जी ये हो गई। रेडियस आपको गिवन है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछा है। कैसे करेंगे बेटा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी को लिखेंगे हाफ mv², 10 × 10 की पावर -3 10 की पावर -2 v²। तो यहां से v² की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 16 × 10 की पावर -2। अब बेटा कैसे करेंगे आगे? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना है। ओमेगा² हो तो ओमेगा0² प्लस 2α थीटा, r² से मल्टीप्लाई कर दीजिए, r² ओमेगा² हो जाएगा v², r² ओमेगा0² u² जो कि 0 है, और r² आएगा rα हो जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और r थीटा हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड। देखिए बच्चों v² की वैल्यू क्या है? 16 × 10 की पावर -2। ठीक है, u² तो 0 है, ए टेंजेंशियल मेरे को निकालना, और डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो गया? 4πr। r कितना है? r है 6.4 सेंटीमीटर। 6.4 × 10 की पावर -2 आएगा, कट गया। ठीक है, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना आ गया? ये पॉइंट हटाओ, यहाँ पे 0 लगाओ, 16 4 64। ठीक है, अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आ जा रही है प्यारे बच्चों वो क्या आ जा रही है? 10 अपॉन 4 4 16 2 32 इंटू 4 4 16 2 32 डिवाइड बाय 3.14। ठीक है, ये भी हटाओ, ऊपर नीचे 10 से डिवाइड कर दो, 1/3.2 स्क्वायर आ गया। बेटा इसका स्क्वायर, बेटा 3.14 का स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली 10 होता है, वैसे एक्चुअली वो 3.16 का स्क्वायर 10 होता है। तो बेटा ये लगभग लगभग 10 बन गया, तो 1/10 कितना आ गया? अप्रोक्सीमेटली 0.1। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रे ऑफ लाइट at a refracting surface of prism is 45 degree. The angle of prism is 60 degree. If the ray suffers minimum deviation through the prism,
ओके, मिनिमम डेविएशन सफर कर रही है बेटा रे, और मेरे से पूछ रहे हैं बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म। आइए बताते हैं बेटा। 60 डिग्री पे आ रही है और अंदर जा रही है, अंदर कितने पे जा रही, अच्छा सॉरी 45 डिग्री पे आ रही, एंगल ऑफ प्रिज्म 60 है, और कह रहे हैं मिनिमम डेविएशन। बेटा ये 45 है, ये 60 है। मिनिमम डेविएशन कब होता है? जब R1 R2 बराबर होते हैं, जब दोनों 30-30 होंगे। करेक्ट है, करेक्ट है। ये 45 और ये 30, बेटा R1 R2 बराबर होते हैं, R1 प्लस R2 ही होता है मिनिमम डेविएशन के लिए। और डेविएशन कितना आ गया प्यारे बच्चों इस केस में? जो मिनिमम डेविएशन आ रहा है 45, ये 45 है तो ये भी 45, ये 30 तो ये 50, और जितना इस सरफेस पे होगा उतना ही दूसरे सरफेस पे भी होगा 15। मिनिमम डेविएशन की कंडीशन दोनों सरफेसेस पे बराबर बराबर होता है बेटा। I1 R1 और वही R और वही I, तो डेविएशन भी वही आएगा। ठीक है, तो 30 हो गया मिनिमम डेविएशन। और म्यू कैसे बताएंगे? स्नेल्स लॉ लगाएंगे, 1 इंटू साइन 45 बराबर म्यू इंटू साइन 30। ये 1/√2 है, ये 1/2 है, तो म्यू क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों यहां से? √2। 1/2 का 2 ऊपर जाएगा, 1/√2, 2/√2 हो जाएगा √2। बेटा अगर आपको कहीं पर भी लग रहा हो थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता रहे हैं, तो आपको करना क्या है बच्चों? दोबारा सुन लेना, थोड़ा सा खुद भी हाथ चलाइए। ऐसा नहीं कि बेटा बिल्कुल सब कुछ आसान करके हम आपको बता देंगे। चलिए आइए अब ऐसा करते हैं, बचे हुए क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हमारे बचे हैं उनके सोल्यूशन भी एक एक करके देखते चलते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। बेटा ये कुछ एक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डाल रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन मीटर ब्रिज का आ रहा है, ऐसे ही एक पोटेंशियोमीटर का आ रहा है। R1/R2 बेटा क्या होता है? R1/R2 होता है L1/L2, दैट इज 20/80। अब कह रहे PQ को इंटरचेंज कर दिया, तो बेटा अभी 20/80 था, 80/20 हो जाएगा। अब 80 पे बैलेंस आ जाएगा। कहां पे बैलेंस आ जाएगा? 80 पे। तो बेटा बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, अगर 20 से 80 पे चला गया तो बैलेंस कितने से शिफ्ट कर गया? 60 से। कितने से शिफ्ट कर गया? 60 से। तो एक बार अगर है ना, ये सॉल्यूशन है, अगर आप नोट करना चाहें तो प्लीज नोट कर सकते हैं। जी बेटा उसी तरीके से पोटेंशियोमीटर का एक क्वेश्चन है, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया क्लियर हो जाए। प्लीज टेक दी स्क्रीनशॉट। प्यारे बच्चों, यहां बेटा मेरे को क्या कहा है क्वेश्चन में? मेरे को क्या रखा है कि ना बेटा, जब मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है मेरे को पोटेंशियोमीटर का। आइए इसका एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये रहा बेटा सॉल्यूशन हमारे पास। ये बेटा पोटेंशियोमीटर का सेटअप दिखा रखा है ना, जो बहुत इजीली आपको शायद समझ में आ रहा होगा। तो बेटा ये सेटअप है, और बेटा पहले कैपिटल आर की वैल्यू कुछ रखी, तो एक बार 2 मीटर आ रही है बैलेंसिंग लेंथ, और एक बार बेटा क्या आ रही है बैलेंसिंग लेंथ? 3 मीटर आ रही है। कितनी आ रही है बेटा बैलेंसिंग लेंथ? एक बार 2 मीटर आ रही है और दूसरी बार बेटा क्या आ रही है? 3 मीटर। क्या आ रही है? 3 मीटर। तो बेटा देखो, अब जो अगर इसमें नल पॉइंट आ रहा है तो इसका मतलब बेटा पता क्या होगा? जो इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा वही इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा। तब अगर करंट जीरो, इसका मतलब बेटा क्या चीज जीरो होगी? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं जो पोटेंशियल ड्रॉप यहां पे आएगा वही पोटेंशियल ड्रॉप यहां पे आएगा, है ना। तो अगर बेसिकली जो यहां पे जितना डिक्रीज आएगा पोटेंशियल में, उतना ही यहां पे डिक्रीज आएगा, तभी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा और तभी करंट जीरो होगा, और तभी करंट जीरो होगा। तो मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूं बच्चों कि जो कॉन्सेप्ट लगना है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। मान लो मेरे सामने 2 स्टूडेंट हैं और दोनों की एज मेरे से 20 साल कम है, दोनों मेरे से 20 इयर्स छोटे हैं, तो इसका मतलब दोनों की एज क्या होगी बेटा? बराबर। दोनों की एज बेटा क्या होगी? बराबर होगी, है ना। तो बेटा बस मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि अगर इसमें करंट नहीं है तो दोनों का पोटेंशियल बराबर है, तो जो ड्रॉप इसमें आएगा वही ड्रॉप इसमें आएगा, है ना। और पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल बेटा क्या होता है? पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल यही होता है, हर 1 मीटर लेंथ में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द पोटेंशियोमीटर वायर। क्यों बोल सकते हैं ऐसा? क्योंकि बेटा जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है बेटा, 1 लेंथ में जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, आप सोच के देखो, कोई भी 1 लेंथ ले लो, तो रो L/A से उसका रेजिस्टेंस क्या आएगा? रो 1/A आ जाएगा रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस अगर आ गया IR, जो करंट है वो हर एक पार्ट में सेम है ना, तो हर एक में जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा बेटा वो क्या आएगा? सेम आएगा, है ना। तो बेटा एक बार 2 मीटर आ रहा है ना, एक बार हमने जब हमने 5 ओम लिया
और जब दूसरी बार हमने क्या लिया बेटा 10 ओम, क्या लिया बेटा 10 ओम। तो बेटा एक बार आर की वैल्यू 5 ली है और एक बार आर की वैल्यू 10 ली है। तो बेटा जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है आर के बढ़ने के साथ साथ जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इसमें वो बढ़ेगा, ये तो हम समझ ही सकते हैं, क्योंकि अगर जो पोटेंशियल डिफरेंस आना है कुछ इसमें आना कुछ इसमें आना मिला के ई आना है, तो अगर आर ज्यादा होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो बढ़ेगा ना बेटा, क्योंकि बेटा देखो जो पोटेंशियल डिफरेंस इसमें और इसमें आएगा वो प्रोपोर्शनल टू आर में आएगा ना, आई इंटू कैपिटल आर अपॉन आई इंटू स्मॉल आर। बेटा जैसे मान लो मेरे को पैसे बांटने हैं दो लोगों में 1:1 में और 10 रुपीज है तो 5 बटेंगे, और 2:1 में बांटूंगा तो कैसे बटेंगे 6.666 और 3.333 है ना, और अगर 3:1 में बांटने तो क्या बटेंगे 2.5 और 7.5। तो बेटा जितना रेशियो बढ़ाता जाऊंगा उतना इसको ज्यादा मिलता जाएगा। तो कैपिटल आर को अगर मैं बढ़ा रहा हूं तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ने से क्या होगा जो बैलेंसिंग लेंथ होगी वो ज्यादा चाहिए होगी, जो इसमें ड्रॉप आएगा वही इसमें ड्रॉप आएगा, तभी ऐसा हो पाएगा। तो बेटा बस मैं आपको ये कह सकता हूं जो पोटेंशियल डिफरेंस इसमें आएगा इसमें वो ई माइनस आई आर से बोलो, अभी पिछले क्वेश्चन में ही बोल के गया हूं मैं, बेटर तरीका क्या होगा बेटा ई अपॉन आर प्लस आर हो गया करंट इनटू कैपिटल आर हो जाएगा पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है बेटा, तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो दैट विल बी ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इनटू कैपिटल आर। ठीक है बेटा, ये मेरे पास आ गया जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इसके क्रॉस। और अगर वन लेंथ में पोटेंशियल डिफरेंस मैं मान लेता हूं x आता है, कितना आता है बेटा x आता है, तो अगर वन लेंथ में बेटा अगर x आता है पोटेंशियल डिफरेंस तो 2 मीटर में क्या आएगा 2x e अपॉन 5 प्लस r इंटू 5, और दूसरे के लिए कह रहे हैं जब 10 लिया तो 3 मीटर पे आ रहा है, तो 1 मीटर में अगर x का आता है ड्रॉप तो 3 मीटर में बेटा कितने का ड्रॉप आएगा x इंटू 3, 3 मीटर में कितने का ड्रॉप आएगा बेटा x इंटू 3 है ना, और वो हो किसके बराबर जाएगा e अपॉन 10 प्लस r इंटू 10 है ना। तो यहां से मैं बहुत इजीली डिवाइड करके x कट जाएगा e कट जाएगा, एक ही अननोन रहेगा r, उसको हम बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं कि जो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा यहां से यहां में वो e अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू कैपिटल R, I इंटू R का ड्रॉप आएगा है ना, और जब R की वैल्यू 5 ले रहा हूं तो 2 मीटर पे बैलेंस पॉइंट आ रहा है, तो अगर वन लेंथ है पोटेंशियल ड्रॉप x का है तो 2 मीटर में कितने का होगा बेटा 2x इज इक्वल्स टू e अपॉन 5 प्लस r इंटू 5, और 3 मीटर में कितने का था 3x e अपॉन 10 प्लस r इंटू 10, डिवाइड कर देंगे बहुत आराम से स्मॉल r निकाल लेंगे। ठीक है बेटा, इसमें एक है ना बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया से पहले कैपेसिटर को चार्ज किया, फिर इस स्विच को है ना यहां से इधर को पटक दिया ठाए 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 ठाए, और फिर क्या होगा बेटा अब इससे इस पे जब चार्ज फ्लो करेगा मतलब ये कैपेसिटर जो चार्ज है ये अनचार्ज वाले को जब कनेक्ट करेंगे तो ये चार्ज हो जाएगा और फाइनली कुछ एनर्जी जो होगी वो लॉस होगा बेटा, थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, कुछ हीट निकल जाएगी बेटा, करंट जब भी होगा तो कुछ ना कुछ तो हीट डिसिपेट होगी, तो वो कितना परसेंट एनर्जी कह रहे लॉस हो जाएगा ये बताना है, परसेंटेज ऑफ एनर्जी लॉस्ट। ठीक है बेटा, वैसे तो अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो बेटा वो रिलेशन होता था हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 स्क्वायर। अगर याद है तो बड़ी अच्छी बात है, याद नहीं है तो याद होना चाहिए। कहां से आया था आइए आपको याद दिलाने की कोशिश करता हूं। ये C1 है ना, V1 पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज है ना, और मैंने C2 से इसको कनेक्ट कर दिया है ना, मान लो अभी स्विच ओपन है ना, जो V2 पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज है, अब जैसे ही कनेक्ट करूंगा तो बेटा होगा क्या कुछ टाइम बाद, पहले तो जो इन दोनों प्लेट पे मिला के चार्ज है पहले C1 V1 प्लस C2 V2, थोड़ा सा अच्छा लिख देते हैं, इज इक्वल टू C1 प्लस C2 इंटू V। मान लो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के क्रॉस V हो गया। ठीक है बच्चों, है ना, और अब क्या आएगा बेटा लॉस इन एनर्जी, दैट इज थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस्ड कैसे निकालेंगे, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, ये पहले एनर्जी थी, और बाद में कितनी हो गई हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। यहां पे V की वैल्यू निकाल के ठाए से डालेंगे एंड यू विल गेट हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 स्क्वायर। तो बेटा अगर दो कैपेसिटर्स चार्ज होते हैं तो बेटा हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा बस मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। इसका अगर पोटेंशियल मान लो 0 है तो इसका V1 है, इस वाली प्लेट का V2 है, तो इन दोनों की प्लेट्स का है ना जो पोटेंशियल डिफरेंस, कोई भी दो प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस आप ले लीजिए है ना, किसी भी दूसरे वाले को रेफरेंस मान के है ना,
तो अगर मान लो ये नेगेटिव वाली प्लेट इधर होती तो V1 माइनस माइनस V2, तो V1 प्लस V2 बन जाता है ना। बस बच्चों मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि ये जो एनर्जी डिसिपेट होगी, जो एनर्जी डिसिपेट होगी बेटा, वो कितनी होगी, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 स्क्वायर। बेटा अगर आप याद करें, जब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता है, जब दो बॉडीज चिपक जाती हैं, तो वहां पर इक्वेशन क्या लिखते हैं, m1v1 प्लस m2v2 इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v, वही इक्वेशन। और फिर लॉस इन एनर्जी कैसे लिखते थे, हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2 इंटू v स्क्वायर, जिस कांस्टेंट जिस वेलोसिटी से दोनों के दोनों चलेंगे। तो बेटा यहां से रिलेशन निकल के आता था। तो मैं बस आपको ये समझाना चाह रहा था, जो थर्मल एनर्जी डिसिपेटेड है इस केस में, और वहां पर जो काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट आती थी बेटा, वो उसमें रिलेशन आता था हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v1 माइनस v2 स्क्वायर, हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v1 माइनस v2 स्क्वायर। तो बेटा यहां तो बेटा अब दोनों cc है, तो बेटा हाफ cv स्क्वायर पहले इसमें एनर्जी थी, लॉस कितना आएगा, लॉस आएगा हाफ cc अपॉन c प्लस सी, हाफ cc c इंटू सी अपॉन सी प्लस सी, सी बाई 2, और यहां पर तो बेटा ये अनचार्ज था तो v माइनस जीरो स्क्वायर, अब v माइनस जीरो तो v हो जाएगा, तो 1/4 cv स्क्वायर एनर्जी लॉस्ट हो गई, ये है थर्मल एनर्जी लॉस्ट, है ना। और इसका ये हाफ है, तो 50% एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, लॉस्ट हो जाएगी, है ना, ड्यूरिंग मतलब चार्जिंग ऑफ द सेकंड कैपेसिटर फ्रॉम द चार्जिंग ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर। हाफ cv स्क्वायर थी और हो कितनी कितनी जाएगी प्यारे बच्चों, मतलब 1/4 cv स्क्वायर, क्योंकि हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। अगर आपको लगे कि मैंने डायरेक्ट लिख दिया है तो आप आराम से लिखिए, बिल्कुल आराम से, है ना, हाफ CC अपॉन C प्लस C इंटू V माइनस जीरो स्क्वायर, क्योंकि ये अनचार्ज था, है ना। आई होप बेटा मैं आपको ये समझा पाया। ये C/2 बन जाएगा, आप देख पा रहे हो, ये बन जाएगा C प्लस C, तो C है ना, C कट जाएगा तो C/2, तो C/4 V स्क्वायर, हाँ 1/4 CV स्क्वायर एनर्जी लॉस्ट हुई है, हाफ CV स्क्वायर थी, दैट इज आधी एनर्जी लॉस्ट हुई। कितनी एनर्जी लॉस्ट हुई प्यारे बच्चों, आधी, है ना। और बेटा अगर आप लोग खाली बैठे हुए हैं बेटा, कोशिश करिए साथ में नोट करते जाइए, ध्यान से सुनिए बात को, एक एक चीज को ध्यान समझिए। नीट की स्पेशल बात ही ये है कि अगर आपने बहुत ध्यान से बेटा सारे के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन सुन लिए, आए हुए क्वेश्चंस के, तो बेटा इसमें कोई डाउट नहीं है कि 140 नंबर लाना मतलब कोई बड़ी डील है, बहुत ही सिंपल है, पर आए हुए क्वेश्चंस पे आपको बिल्कुल मास्टरी होनी चाहिए, आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और आप साथ में अगर नीट के साथ साथ अगर एक्स्ट्रा थोड़ा सा करना चाहें ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को और बूस्टअप कर लें, तो पिछले साल के और इस साल के मेंस के पेपर कर लीजिए, इतना बहुत रहेगा, है ना। यहां पर पूछ रहे हैं कि एनर्जी इन दी कैपेसिटर्स रिड्यूसेस बाय अ फैक्टर ऑफ, मतलब जो टोटल एनर्जी किस फैक्टर से रिड्यूस कर जाएगी। बेटा मैं आपको याद दिलाता हूं, बेटा कह रहे हैं पहले हमने कैपेसिटर को चार्ज किया V वोल्ट से, है ना, ये C, और आइडेंटिकल कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया। कह रहे हैं बताइए एनर्जी इन दी कैपेसिटर्स विल रिड्यूस बाय अ फैक्टर ऑफ, एग्जैक्ट लाइन में बोल देता हूं, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द रिजल्टिंग सिस्टम डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ दिस, इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ दिस, रिमेन्स द सेम। बेटा ये तो पक्का है कि डिक्रीजेस ही होगी, क्योंकि जब भी अगर चार्ज फ्लो होगा, करंट होगा, तो ये पक्का है कि थर्मल एनर्जी तो प्रोड्यूस होनी ही होनी है। तार में करंट होगा तो तार गर्म होगी ही होगी, तो डिक्रीजेस वाला ही आंसर होना चाहिए था, जो कि एक ही ऑप्शन है, करेक्ट, मतलब कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। तो बेटा पहले हाफ CV स्क्वायर थी, लॉस्ट जो थर्मल एनर्जी होगी वो हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, अभी निकलवाया था हाफ C/2 V स्क्वायर, तो 1/4 लॉस्ट हो गई, तो बची कितनी 1/4 CV स्क्वायर। ये फाइनल एनर्जी हो गई 1/4 CV स्क्वायर, और ये इनिशियल थी, तो बेटा डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 2, डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 2। आई होप मैं आपको समझा पाया। चलिए चलेंगे अगले क्वेश्चंस पे। आगे क्या है बेटा, ये एक पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन है। 100 सेंटीमीटर पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ है। कह रहे हैं एक बार हमने दोनों बार हमने सीरीज में लगाए ईएमएफ, एक बार मतलब पोलैरिटी मतलब सेम डायरेक्शन में, एक बार पोलैरिटी अपोजिट डायरेक्शन में, एक बार नल पॉइंट 50 सेंटीमीटर पे आ रहा है और एक बार 10 सेंटीमीटर पे। बेटा देखो यहां से यहां जाने में जो पोटेंशियल ड्रॉप यहां पे आया वही यहां पे आया, है ना, तभी तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हुआ। बेटा मान लो आप कोई दो स्टूडेंट, दोनों मेरे से 20-20 साल छोटे हैं, इसका मतलब दोनों बराबर एज के, इसका मतलब दोनों बराबर एज के। बेटा गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, मतलब इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो जो इसमें ड्रॉप आया वही इधर भी ड्रॉप आएगा, है ना। और पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ सेम होता है, इसमें ड्रॉप क्या है E1 प्लस E2। मान लो 1 लेंथ में आ रहा है K, तो 50 लेंथ में क्या देगा 50 K, और यहां पे कितने का ड्रॉप आएगा, दोनों में से
हाँ यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में, तो E1 माइनस E2 का ड्रॉप आएगा। देखो पोटेंशियल ड्रॉप कम आया इसलिए बैलेंस लेंथ भी कम आ रही है ना। 1 लेंथ पोटेंशियल ड्रॉप K का था तो 10 लेंथ में K इंटू 10 का, खत्म। डिवाइड करो, E1 बाई E2 पूछा है, बहुत इजीली आप निकाल सकते हो। E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 प्यारे बच्चों जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 5। तो E1 बाई E2 क्या बन जाएगा, है ना, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बड़े आराम से सोच सकते हैं क्या निकल के आ जाएगा। 4E1 सॉरी 4E1 इज इक्वल्स टू 6E2, ठीक है। तो E1 बाई E2 क्या आ जाएगा 3/2, E1 बाई E2 क्या आ जाएगा 3/2 विच इज इन ऑप्शन बी। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। बेटा करना क्या है, जो पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ है वही पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे 1 लेंथ में जो पोटेंशियल ड्रॉप आता है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, और वो सेम होता है थ्रू आउट दी पोटेंशियोमीटर वायर, क्योंकि वायर जो है वो एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया के रो L बाय A, 1 लेंथ का जो पोटेंशियल रेजिस्टेंस होगा वो रो इंटू 1 बाय A होगा। हर 1 लेंथ का रेजिस्टेंस वही, तो IR से हर 1 लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप वही। तो आप ये कह सकते हैं जो इसमें ड्रॉप आया वही इसमें ड्रॉप है, खत्म बात। E1 प्लस E2 इक्वल टू K इंटू 50। 1 लेंथ में मैंने मान लिया K का ड्रॉप आ रहा है ना, तो 50 लेंथ में K 50, और E1 माइनस E2 का ड्रॉप आया इसमें, और इसमें कितने का ड्रॉप आएगा सेम, है ना, और इसमें 10 सेंटीमीटर में वही ड्रॉप आ रहा है। क्वेश्चन में क्या रखा है ना, 10 बैलेंस पॉइंट है, मतलब जो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वही इसमें। बेटा एक बच्चा मेरे से 20 साल छोटा है, दूसरा उसके बराबर है, मतलब वो भी मेरे से 20 साल छोटा है, मतलब दोनों में पोटेंशियल ड्रॉप बराबर आएगा, तभी तो बेटा पोटेंशियल दोनों का बराबर होगा, तभी पोटेंशियल डिफरेंस गैल्वेनोमीटर में 0 होता है, और तभी इसमें करंट नहीं फ्लो करता है ना। मैंने कोशिश करी आपको थोड़ी सी थ्योरी बताई, है ना, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। आगे 1-2 क्वेश्चन और आने वाले हैं जिससे पोटेंशियोमीटर की पूरी थ्योरी बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कह रहे हैं बेटा कि कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, लेकिन गड़बड़ इस क्वेश्चन में है, छोटी सी गड़बड़ ये है, ये कितने टाइम में हीट प्रोड्यूस होनी ये बता नहीं रहे हैं। और बेटा ये बस हमको इस तरीके से मतलब निकालनी है हीट, जो आंसर के अकॉर्डिंग बताऊं टाइम वो निकल के आ रहा है कि जितने टाइम तक करंट 0 ना हो जाए। बेटा अगर करंट नेगेटिव भी हो जा रहा है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद तो भी हमको क्या फर्क पड़ता है, क्या एक डायरेक्शन में ही करंट जा सकता है दूसरे में नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता है। तो बेटा मतलब यहां पर मेंशन करना चाहिए था कैलकुलेट द हीट डिसिपेटेड इन द रजिस्टर व्हेन द टिल द टाइम करंट बिकम 0, है ना, टिल द टाइम करंट बिकम 0, ऐसा मेंशन नहीं किया, करना चाहिए था। तो करंट क्या निकल के आएगा dq बाई dt से a माइनस 2bt, यहां से इसको 0 के बराबर करें, टाइम आ गया, जितने टाइम में मेरे को निकालना है, कितने टाइम में हीट डिसिपेटेड निकालनी है a बाई 2b। अब आई स्क्वायर आर डी टी का इंटीग्रेशन हीट डिसिपेटेड आ जाएगी a माइनस 2bt आई स्क्वायर आर, कह रहे ये जो चार्ज फ्लो कर रहा है कंडक्टर से उसके बारे में दे रखा है, रेजिस्टर आर है, आई स्क्वायर आर, बेटा ये लगातार वेरी कर रहा है, ये पावर हो गई है ना जो हीट डिसिपेट हुई, आई स्क्वायर आर डी टी टाइम में ले ली, 0 से a बाई 2b तक आपको इंटीग्रेट करना रहेगा। इसका इंटीग्रेशन क्या निकल के आएगा a माइनस 2bt का क्यूब बाय 3, और डिफरेंशियल से डिवाइड करते हैं 2b, ठीक है, और r तो आएगा ही आएगा, है ना, और लिमिट क्या पुट करनी है 0 से a बाई 2b। आई होप आप लोग कर पाएंगे ये पुट लिमिट, है ना, और आंसर निकाल पाएंगे। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना होता है, बहुत इजीली आप लोग कर सकते हैं। बेटा अगर टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3 होता है, तो अगर x का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 होता तो ax प्लस b का क्या हो जाता है बेटा, ax प्लस b का क्यूब बाय 3, और फिर डिफरेंशियल जो x का कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करते हैं, ठीक है। आई होप मैं आपको समझा पाया, ये बहुत इजीली आप लोग कर पाए। ये L बाई 2 पे है, ये L लेंथ का है, फोर्स पूछा गया प्यारे बच्चों I1 I2। देखो अब इस पे अगर फोर्स पता है स्क्वायर लूप पे, ये इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर के कारण, तो ये इस पार्ट को तो क्या कहेगा आ जा करंट सेम डायरेक्शन में, और इसको क्या कहेगा चल हट अपोजिट डायरेक्शन। इस पे क्या आएगा बेटा, कहीं पे भी x पे छोटा सा dx अगर आप कंसिडर करो, हालांकि अब जो नीट का हाल है मैं ये कहूंगा कि ऐसा क्वेश्चन अब नहीं आएगा, है ना, और अगर आएगा तो 45 में से 1, है ना, मतलब मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि छोटे क्वेश्चंस की ज्यादा हैबिट बन रही, मतलब जो कैलकुलेटिव वाले क्वेश्चंस होते हैं, जैसे अगर नीट 2019 का पेपर देखें तो वो लेस देन 10 रहते हैं, बेटा कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ती, बिना कलम उठाए आंसर निकलते हैं। आइए देखिए इस पे जो फोर्स आएगा
हालांकि बहुत मुश्किल नहीं है, इस मैग्नेटिक फील्ड अंदर को आएगी, I2 dxb इधर को आएगा, और इस पे क्या आएगा, I2 dxb, मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर को ही इधर को आएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो नेट फोर्स खाली इन दोनों वायर के कारण ही आएगा। तो म्यू नॉट I1 I2, अच्छा एक में I1 है, तो म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई L/2, ये हो गया फोर्स पर यूनिट लेंथ, वन लेंथ पे फोर्स, और ये लेंथ कितनी है इसकी, L है, तो L लेंथ पे ही आ गया, माइनस इस पे तो रिपल्शन आ रहा है, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, डी क्या हो गया 3L/2, ये तो हो गया वन लेंथ पे, तो L लेंथ पे क्या जाएगा इनटू L, तो ये क्या बन जाएगा 2 कट गया, यहां पर भी 2 कट गया, तो म्यू नॉट I1 I2 बाय पाई L कॉमन आ गया, म्यू नॉट I1 I2 बाय पाई L कॉमन आ गया, 1 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा 2/3, दैट इज ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाऊँ, बहुत ही सिंपल है बेटा, बस आपको करना क्या है बेटा, करंट जो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है वो म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी होता है, डी एक के लिए L/2, एक के लिए 3L/2, एक के लिए सेम डायरेक्शन में करंट, एक के लिए अपोजिट डायरेक्शन में करंट, देयरफॉर रिपल्शन एंड अट्रैक्शन। तो म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी से फोर्स पर यूनिट लेंथ आया, इनटू L कर दिया तो टोटल फोर्स आ गया। सेम इसके लिए म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी से फोर्स आया, इनटू L कर दिया तो बेटा टोटल फोर्स आ गया। आई होप बच्चों मैं आपको बता पाया हूं, समझा पाया हूं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, फिर से वही क्वेश्चन आ गया है जो अभी मैंने आपको 2018 में कराया था, कैलकुलेटिव क्वेश्चन, 2016 में उसी की फोटोकॉपी फिर से आ रही है ना, लेकिन इस बार आंसर्स जो है बेटा, ऑप्शंस जो हैं फिर से इस बार सारे के सारे ऑप्शंस 1 से कम हैं, लेकिन ऑप्शंस में डिफरेंस थोड़ा सा ज्यादा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। एक 50 की लाइन में है, एक 5 से है, एक 6 से, एक 7 से और एक 8 से, दैट इज पहले नंबर पे फोकस करना है, और बहुत करीबी ऑप्शंस नहीं है। अगेन यू कैन टेक बिट ऑफ अप्रोक्सीमेशंस। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पहले मिटो देते हैं, शानदार तरीके से मिटोते जा रहे प्रदीप सर, बहुत बढ़िया मिटो दिया। आइए देखते हैं अब बेटा, देखो कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। एन इंडक्टर 20 मिली हेनरी, इंडक्टेंस दे रखा है 20 मिली हेनरी। क्वेश्चन नंबर 4, इसके बाद इंडक्टेंस दे रखा है, कैपेसिटेंस दे रखा है 50 माइक्रोफेरेड, और आर दे रखा है प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको 40 ओम, ठीक है। अब इसके बाद कह रहे हैं V इक्वल टू 10 साइन 340t, V इक्वल टू 10 साइन 340t, ठीक है। फिर से पूछिए बेटा, पावर लॉस मतलब एवरेज पावर VRMS IRMS cos phi। आइए फिर से कर लेते हैं, फिर से बेटा एक बार लिख देते हैं फॉर्मूला, VRMS IRMS cos phi। IRMS होता है VRMS बाय Z, तो VRMS बाय स्क्वायर Z, cos phi होता है R बाय Z, ठीक है। cos phi क्या होता है प्यारे बच्चों, R बाय Z, बेटा ये याद रहना चाहिए। I नॉट XL वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज पीक वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर I नॉट XC, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, इसको यहां से अगर कैंसिल करेंगे तो ये बन जाएगा I नॉट XL माइनस XC, ये I नॉट XL माइनस XC हो गया ये चीज, ठीक है। और ये I नॉट R, और ये हो गया I नॉट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का अंडर रूट I नॉट अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं Z, I नॉट Z, और cos phi क्या निकल गया था, I नॉट R बाय I नॉट Z। बेटा ये आपको याद होना चाहिए था, बस मैंने आपको रिवाइज करा दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो बेटा VRMS स्क्वायर बाय Z स्क्वायर इंटू R। आइए करते हैं सॉल्व। VRMS स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 बाय रूट 2 का स्क्वायर 100 बाय 2, पहले की तरह बहुत शानदार तरीके से लिख दिया प्रदीप सर ने। R क्या है 40, वेरी गुड, बाय Z स्क्वायर क्या होता है R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर, R स्क्वायर, अच्छा पहले बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं पिछली बार की तरह, 40 स्क्वायर 1600 प्लस XL माइनस XC स्क्वायर, XL क्या हो जाएगा ओमेगा L, 20 मिली हेनरी, 20 इंटू 10 की पावर माइनस 3, 0.02 इंटू 340, 0.02 इंटू 340 को 3.4 इंटू 2 कर देते हैं 68। एक बार फिर से कर लेता हूँ, 0.02, अच्छा 3.4 इंटू 2 6.8, I'm sorry 6.8, XL माइनस XC, XC क्या हो जाएगा 1 बाय ओमेगा C, ओमेगा क्या है 340,
और C क्या आ रहा है प्यारे बच्चों, C कितना है 50 माइक्रोफेरेड। 50 इंटू 10 की पावर -6 क्या हो जाएगा 100 इंटू 10 की पावर 4 बाय 50, तो 2 इंटू 10 की पावर 4, 2 इंटू 1000 इंटू 10 ऐसे लिख दो, चलेगा? बिल्कुल चलेगा भैया। आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया, इसको पहले ध्यान से देख लीजिए, आगे तो कुछ बचा नहीं क्वेश्चन में, फटाफट से कर लेंगे। ये 2 इंटू 20 हो जाएगा। आइए कैलकुलेशन करते हैं। अब देखो बेटा ये क्या क्वांटिटी 340 इंटू 3, मैं जानता हूं 1020 होता है, लगभग 3 आएगा है ना। तो 3 2 द 6, 6 10 द 60, 60 माइनस 7 53, क्या आ गया 53, 53 स्क्वायर प्लस 1600। और करते हैं कहीं जगह बना लेते हैं लिखने की। आई तो बेटा ये क्या बन के आ गया, ये बन के आ गया, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं 100 इंटू 2000 बाय 1600, ये क्या आ गया बेटा 53 स्क्वायर आ गया। ठीक है, 53 का स्क्वायर क्या होगा 50 स्क्वायर होता 2500, तो लगभग 300 और ज्यादा कर दो। क्योंकि मैं लगभग में क्यों जा रहा हूँ बेटा, डिनोमिनेटर की जो मतलब डिनोमिनेटर इतना बड़ा हो चुका है कि उसके चेंज से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आने वाला है ना। क्योंकि मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो करने भी नहीं वाला हूँ बेटा, एक्चुअली मतलब 53 स्क्वायर अगर आपका मन करे तो आप निकाल लो। मैं जस्ट आपको एक बात बता रहा हूँ, 50 स्क्वायर और 51 स्क्वायर में पता क्या फर्क होता है 101 का। कैसे पता मेरे को, 50 प्लस 1 का स्क्वायर इज 50 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ 50 प्लस 1 101, फिर 103 ऐड करेंगे तो 52 स्क्वायर बनेगा इसी तरीके से, फिर 105 ऐड करेंगे तो मतलब 300 का फर्क आने वाला है। तो करीब 300 आगे निकल जाए 2500 से, तो 2800 प्लस 1600, 2800 प्लस 1600 क्या हो जाएगा 4400, तो 2000 बाय 4400। अब ये क्या आ रहा है बेटा, लगभग आधा है, लगभग आधा, आधे से हल्का सा कम है, तो 0.5 से हल्का सा कम वाला ऑप्शन ले लेंगे, 0.5 से हल्का सा कम वाला ऑप्शन ले लेंगे। क्या बन गया 2000 बाय 4400, जो लगभग क्या है 0.5 के आसपास का है ना। हम देख रहे हैं लगभग, क्योंकि ये इसका आधा 2200, हम जान रहे हैं कि मतलब देखो थोड़ी सी मैंने अप्रोक्सीमेशंस लिए, तो बेटा जो आंसर आना है अप्रोक्सीमेटली, तो 0.5 के आसपास का आंसर होना चाहिए। सबसे करीबी जो ऑप्शन है वो 0.51 है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा बेटा ऑप्शन 12, ओ सॉरी क्वेश्चन 12 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला वाला 8th क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चों, इसमें कह रहे हैं मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट किस केस में होगा। ये 4 कॉन्फ़िगरेशन दे रखे हैं बेटा। बेसिकली मैक्सिमम हमको बताना है कि वेक्टर का रिजल्टेंट कब आएगा, जब एंगल मिनिमम होता है। इसमें तो सबसे मिनिमम आएगा है ना, सबसे कम एंगल किसमें इसमें। बेटा देखो 2 वेक्टर है बराबर मैग्नीट्यूड के, अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा, ऐसे होंगे तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा, और एंगल बढ़ाओ तो ये हो जाएगा। आप देख रहे कम होता है, और बढ़ाओ और कम हो जाएगा, और बढ़ाओ और कम हो जाएगा। आई होप मैं आपको समझा पा, जितना एंगल बढ़ाते जाएंगे उतना रिजल्टेंट विल बी लेसर, उतना रिजल्टेंट विल बी लेसर। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाए। अब बेटा कह रहे हैं गैल्वेनोमीटर का ना खाली 0.2 कर मतलब एमीटर में 0.2% ऑफ मेन करंट गैल्वेनोमीटर से जा रहा है, बाकी इससे 0.2% मतलब 0.2 बाय 100 आई, मतलब 0.002 आई इसमें जा रहा है, तो इसमें 0.998 आई हो गया। आई होप मैं समझा पाया आपको, बिल्कुल समझा पाए सर। तो बेटा इसमें क्या हो जाएगा, ध्यान से सुने, इसमें करंट ये हो गया, इसमें करंट ये हो गया, और अगर मैं ध्यान से देखो, इसको मैं अगर स्मॉल आई नाम दे दूं, सॉरी इसको अगर हाँ इसको स्मॉल आई नाम दे दूं, तो ये उसका 449 टाइम्स है। देखिए ध्यान से, इसका मतलब अगर इसका रेजिस्टेंस आर है तो इसका क्या होगा 449 आर। क्यों, क्योंकि I1 R1 I2 R2 के बराबर होना चाहिए। इसको अगर मैं I कह रहा हूं तो आप ध्यान से देखिए 449 आई है, यहाँ 2 है, यहाँ 998 है, 2 इंटू 449 ही तो 998 बनेगा, 2 इंटू 449 ही तो 998 बनेगा। ओ 2 इंटू 499, ओ आई एम सॉरी 499, 499 का डबल ही तो 998 हो, आई एम सॉरी गलत लिख दिया। तो बेटा अगर ये I है तो ये 499 आई है, तो ये अगर R है तो ये 499 R, I1 R1 I2 R2 बराबर होने चाहिए। तो अगर ये वाला रेजिस्टेंस को 499 I के साथ अगर R कह दूं तो ये 499 R, जिसकी वैल्यू G कह रखी है, दैट इज ये क्या हो जाएगा G बाय 499। तो इक्विवेलेंट एमीटर का रेजिस्टेंस पूछा है, R और R बाय N का होता है R बाय N+1, दैट इज G बाय 500। नहीं आया
आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। आइए एक बार और देख लेते हैं, चीज को अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करते हैं। आइए इसी क्वेश्चन को एक बार और दिखाना चाहता हूं, थोड़ा सा अच्छे से समझाना चाहता हूं, अगर बाई चांस कुछ कमी रह गई हो तो। ये गैल्वेनोमीटर है, ये एक शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं मीटर बनाने के लिए, जिसकी मैंने थ्योरी मूविंग जो मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाला जो है टेस्ट उसके एंड में डाल रखी है। गैल्वेनोमीटर से एमीटर कैसे बनाया जाता है और वोल्टमीटर कैसे बनाया जाता है, मैंने थ्योरी उसमें ऐड कर रखी है, आप चाहे तो देख लेंगे। मूविंग मैग्नेटिज्म एंड मैटर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली जो वीडियो है उसी में है ना। ये आर है और कह रहे हैं जो टोटल करंट का 0.2% इसमें जा रहा है, दैट इज 0.002 आई इसमें जा रहा है। तो इसमें क्या जा रहा है बेटा 0.998 आई। इसको मैंने नाम दे दिया स्मॉल आई, तो इसको क्या बोलेंगे 499 आई। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस अगर आर है 499 इंटू आर, तो यहां क्या आएगा आई इंटू 499 आर, जिसका नाम जी है, दैट इज ये जी है और ये जी बाय 499 है। आर की वैल्यू तो जी बाय 499 है और आर बाय एन का इक्विवेलेंट क्या होता है आर बाय एन प्लस 1। तो जी और जी बाय 499 का क्या हुआ जी बाय 500। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं बेटा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, मेरे को ऐसा लगता है समझ में आ गया होगा आपको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। बहुत ही लल्लू सा क्वेश्चन है, कह रहे हैं एक वायर है दूसरी वायर है ना, बस क्रॉस कर रही है ना, मतलब इंसुलेटेड है, तो ये मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं। I1 करंट इसमें जा रहा है, I2 इसमें जा रहा है, कह रहे डी डिस्टेंस पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बता रही है, दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से डी ऊपर आ जाएगी। इसके कारण म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई डी आएगी मैग्नेटिक फील्ड, इसके कारण म्यू नॉट I2 बाई 2 पाई डी आएगी, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी यहाँ पे वो म्यू नॉट I2 बाई 2 पाई डी इधर को आएगी, और इसके कारण म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई डी इधर को आएगी। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा अंडर रूट b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई डी एक के कारण, म्यू नॉट I2 बाई 2 पाई डी दूसरे के कारण। ठीक है, लेकिन इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी I1 के कारण वो इधर को आएगी, अगर आप ऐसे समझना चाहते तो ऐसे, और इसके कारण जो आएगी वो नीचे को आएगी। तो ये और ये अंडर रूट b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का अंडर रूट। अब अंडर रूट पे से म्यू नॉट स्क्वायर बाहर आके म्यू नॉट बन जाएगा, 2 पाई डी का स्क्वायर 2 पाई डी बन जाएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई डी, और अंडर रूट के अंदर क्या जाएगा I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। बेटा ये जितने भी मैंने क्वेश्चंस आपको करवाए हैं या मैं करवा रहा हूं, आपको बेटा ये क्वेश्चंस बहुत कायदे से क्लियर होना चाहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा बेटा, ये बहुत नुकसान हो जाएगा। ये पर्टिकुलर वैरायटी जो है, जो 32 इयर्स की जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, मतलब ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आने हैं, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर रहने चाहिए। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें कह रहे हैं दो आइडेंटिकल स्फीयर्स पे चार्ज है, जिसको हमने एक थ्रेड से बांध रखा है और डिस्टेंस बहुत कम है इन कंपैरिजन टू ये लेंथ। अब बेटा बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, पूछ रहे कि चार्ज लगातार लीक कर रहा है, तो जब चार्ज लीक कर रहा है तो रिपल्शन वाला फोर्स कम हो रहा है, जिसके कारण ये नजदीक आ रहा है, तो वेलोसिटी एक्स के किस पे डिपेंड करेगी, एक्स की कौन सी पावर पे डिपेंड करेगी। तो बच्चों मैं बस आपको इतना ही कहना चाह रहा हूँ, के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, इस पे फोर्स इधर को है, mg इधर को, जितना जिधर को, अब ये जो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा उससे अपोजिट डायरेक्शन में ही टेंशन होगी, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर अपॉन mg। तो टेन थीटा मैंने लिख रखा है के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर अपॉन mg। अब टेन थीटा कह लो या साइन थीटा कह लो, साइन थीटा क्या होगा x बाय 2 अपॉन l, क्योंकि थीटा छोटा है ऐसा क्वेश्चन में कह रखा है, तो बेटा इसका मतलब क्या हो जाएगा, टेन थीटा कह लो या साइन थीटा कह लो एक ही बात है। तो ये आ गया x बाय 2l है ना, और ये यहां से निकल जाएगा क्यू स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब, क्यू स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब। टेन थीटा को साइन थीटा कह दिया x बाय 2 अपॉन l, क्योंकि ये x है तो ये x बाय 2, तो क्यू स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब है ना। समझदारी तो होगी, क्यू प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर 3/2 ले आओ तो सबसे अच्छा है ना। और अगर ऐसे करोगे तो आप थोड़ा सा मतलब आपको दिमाग ज्यादा लगाना पड़ जाएगा। अब dq बाई dt हो जाएगा करंट, और ये क्या बन जाएगा c 3/2 रूट एक्स, और फिर dx बाई dt प्यारे बच्चों क्या देगा वेलोसिटी। तो यहां से वेलोसिटी क्या आ रही बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स। पर अगर आपने इसी को ही मैनिपुलेट करना स्टार्ट किया, इसी को ही आगे कंटिन्यू कर लिया क्यू स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब, तो आपको डायरेक्टली आंसर दिखाई नहीं देगा, फिर आप फंस जाएंगे। 2q dq बाई dt आ जाएगा i है ना, 3x स्क्वायर dx बाई dt आ गया वेलोसिटी।
अब बेटा मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं, यहां पर परेशानी पता क्या आ रही है, परेशानी कुछ नहीं आ रही है, ये जो चार्ज है बाद में आप चार्ज को प्रोपोर्शनल टू x की पावर 3/2 यहां पे पुट करेंगे, तो बेटा ये जो q है ये x की पावर 3/2 अपॉन x स्क्वायर, तो यहां पर भी आपको वेलोसिटी 1/√x मिलेगी। और अगर ये दोनों के दोनों v से अप्रोच कर रहे हैं, है ना, दोनों की वेलोसिटी अगर v है ना, तो dx/dt जो घटने का रेट हो जाएगा वो 2v हो जाएगा। पर मेरे को उससे मतलब नहीं है कि dx/dt को मैं 2v लिखूं या v लिखूं। अगर अप्रोच वेलोसिटी गिवन है v तो इसका मतलब है dx/dt v। अगर दोनों की वेलोसिटी v है तो dx/dt क्या निकल के आएगा 2v। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं, काफी सिंपल बात है बेटा। बस मैं आपको इतना कहना चाह रहा हूं कि बेटर ये रहेगा आप q प्रोपोर्शनल टू x की पावर 3/2 पे ले आओ, उससे आपको वेलोसिटी और x में रिलेशन बहुत आराम से मिल जाएगा, है ना। बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बेटा मेरे को 1,1,0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। ये पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड गिवन है। 1,1,0 पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैं पिछली वीडियो में भी ऐसी चीज डिस्कस कर चुका हूं। बेटा जो रिलेशन यूज होता है वो क्या होता है यहाँ पे, वो होता है माइनस डेल वी बाय डेल एक्स होता है ई एक्स, माइनस डेल वी बाय डेल वाई होता है ई वाई, और माइनस डेल वी बाय डेल जेड होता है ई जेड। अच्छा प्रूफ कैसे कर सकते हैं बेटा, इसको मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, है ना। अगर पार्टिकल यहां से यहां गया, dx चला x में, तो बेटा जो वर्क होगा वो ex dx होगा, है ना। और जो वर्क होगा, अब देखो अगर ex i कैप प्लस ey j कैप प्लस ez k कैप इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो भी वर्क तो ex करने वाली है ना बेटा। फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, ey अगर है भी तो भी वो वर्क नहीं करेगी। और अगर पार्टिकल खाली x में चला तो ना तो y कोऑर्डिनेट चेंज होगा ना प्यारे बच्चों z कोऑर्डिनेट चेंज होगा, ठीक है। तो बेटा यहां पर मेरे को लिखना चाहिए ex del x बेसिकली, है ना। तो ex इज इक्वल्स टू, और ये बेटा जितना इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगी उतना पोटेंशियल एनर्जी वन चार्ज की रिड्यूस होगी। वन चार्ज पे फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, प्यारे बच्चों वन चार्ज पे फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा और वन चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड जितना वर्क करेगी उतना पोटेंशियल घट जाएगा, उतनी पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी। तो मेरे को बोलना ये चाहिए था vi माइनस vf। जो बेटा जो वर्क होगा ना वो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी है, जो वर्क होगा ना वो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी है। बहुत ही शानदार। तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव ऑफ vf माइनस vi, और नेगेटिव ऑफ vf माइनस vi, ये जो vf माइनस vi है इसको dv या डेल v बोलते हैं। तो याद आएगा माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। डेल इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि y एंड z आर कांस्टेंट, ना तो y कोऑर्डिनेट चेंज होगा अगर पार्टिकल खाली x में चल रहा है, ना z कोऑर्डिनेट। तो बेटा जैसे ये प्रूफ किया वैसे ही बाकी भी आ सकते हैं। ई वाई इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल वाई, ई जेड इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल जेड, ठीक है। आई होप ये मैं आपको समझा पाया। चलिए बेटा अब इसको यूज करके आइए क्वेश्चन किया जाए। अब डेल वी बाय डेल एक्स क्या निकल के आएगा, डेल वी बाय डेल एक्स आएगा 6y, y का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा डेल बाय डेल एक्स, y एंड z आर कांस्टेंट, ये क्या हो जाएगा 0। तो माइनस डेल वी बाय डेल एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसका नेगेटिव, तो माइनस 6y। अच्छा डेल वी बाय डेल y क्या आएगा, अब आ जाएगा 6x, क्योंकि y का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, -1 प्लस 2z। पर ये तो EY क्या होगा माइनस डेल वी बाय डेल वाई, इसका नेगेटिव, तो 1 माइनस 6x माइनस 2z, ठीक है। अब ऐसे ही EZ क्या आएगा प्यारे बच्चों, EZ आएगा, डायरेक्टली लिख देता हूं, माइनस डेल वी बाय डेल जेड, ये तो z इसमें है ही नहीं तो ये तो कांस्टेंट हो गया, 0 हो गया डिफरेंशियल इसका, और डेल बाय डेल जेड आएगा 2y, माइनस डेल वी बाय डेल जेड हो जाएगा माइनस 2y। अब 1,1,0 पे z कोऑर्डिनेट तो 0 है, तो बेटा अगर y कोऑर्डिनेट 1 है तो माइनस 6i कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुई x में, और z में क्या होगी बेटा y 1 है तो ये क्या हो जाएगी माइनस 2k कैप, और EY बेटा क्या आएगा x1 है और z 0 है, x1 है z 0 है, तो क्या हो जाएगी बेटा 1 माइनस 6 दैट इज माइनस 5j कैप, है ना, विच इज इन ऑप्शन नंबर, ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 16। ये किस में आ रहा है बेटा, क्या आ रहा है माइनस 6i कैप, तो माइनस 6i कैप वाले दो हैं, प्लस उसके बाद माइनस 5j कैप, तो बेटा डी में ही आ रहा है, काम खत्म। तो मतलब EX EY निकालने की जरूरत थी, EZ एक्चुअली मेरे को निकालना ही नहीं चाहिए था, ठीक है भैया, हो गया शानदार। तो माइनस डेल वी बाय डेल एक्स EX, माइनस डेल वी बाय डेल वाई EY, और माइनस डेल वी बाय डेल जेड EZ। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन 16th वाला खत्म। सेम यही कॉन्सेप्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में। इसमें क्या है, पोटेंशियल इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, इसमें भी दे रखा है,
और यहां जो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है ये एक बार अभी और भी आएगा, इसके बाद फिर से आएगा एक बार और। दैट इज यही मैं आपको कहना चाह रहा हूं बेटा, जो क्वेश्चन है वो रिपीट करेंगे। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पूछी, यहां पर फोर्स पूछा है 2 कूलम चार्ज पे, जो कि 1,1,1 पे रखा है। अब बेटा फोर्स बताना हो या फील्ड बतानी हो क्या ही फर्क पड़ता है। तो आइए बेटा 1,1,1 पे करना क्या है बेटा, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स से ई एक्स डायरेक्टली लिखते हैं। ई एक्स माइनस डेल वी बाई डेल एक्स क्या आ जाएगा, -6, क्योंकि डेल बाई डेल एक्स करूंगा तो है ना +6 आएगा, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। यहाँ पे डेल बाई डेल एक्स इसका क्या हो जाएगा बेटा 8y है ना, +8y, क्योंकि माइनस डेल वी बाई डेल एक्स करना है। और बस उसके बाद तो x है ही नहीं, तो y और z तो कांस्टेंट है, उनका डिफरेंशियल 0। तो ये आ गया ex, और ey क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, ey निकल के आ जाएगा माइनस डेल वी बाई डेल वाई 8x +8 -6z, ठीक है। तो बेटा और Ez क्या आ जाएगा, Ez आ जाएगा माइनस डेल वी बाई डेल जेड, खाली इसमें तो क्या हो जाएगा बेटा -6y। अब बेटा x = 1, y = 1, z = 1 पे एक चार्ज पड़ा है 2 कूलम, उस पे फोर्स बताने तो QE होगा। क्या होगा बेटा फोर्स QE। तो पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए कितनी आ रही है, 1 पे ये 2i कैप, बहुत शानदार। 1 पे 8 - 6 2 प्लस ये 10j कैप, बहुत शानदार। और Ez क्या आ रहा है बेटा -6k कैप, बहुत बढ़िया। तो बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब अगर फोर्स बताएं तो QE है ना। अब चार्ज क्या दे रखा है बेटा, मेरे को क्वेश्चन में दे रखा था चार्ज 2 कूलम है, तो 2 × E क्या हो जाएगा 2 × E है ना। और कैसे करेंगे बेटा, 2 × इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 2² + 10² + 6²। अब बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि बेटा 2² इनमें कॉमन आ सकता है, तो बाहर ले लीजिए, बाहर 2 एक और आ जाएगा बेटा। ex² + ey² + ez² का अंडर रूट होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो बेटा यहां से क्या आ जाएगा ये मतलब 2² बाहर ले लिए तो ये 1 आ गया, यहाँ पे 5² 25 आ गया, यहाँ पे 3² 9 आ गया, तो ये हो गया √35 4√35। और ऐसा कौन सा ऑप्शन दे रखा है मेरे को 4√35 मेरे को डी ऑप्शन दे रखा है। तो ये बेटा मैंने आपको 20th क्वेश्चन भी बता दिया। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूँ सारे के सारे क्वेश्चंस। बेटा कुछ भी अगर दिक्कत हो तो आप ग्रुप पे पूछ सकते हैं, लेकिन बेटा कोशिश करनी है इतना समझाने के बाद आपको समझ में आना चाहिए। थोड़ा सा बेटा आप लगातार बस आप क्या करें, आखिरी दिन तक बेटा आपको लगे रहना, मेहनत करते रहनी है। कोशिश करें सारे के सारे फॉर्मूलेज रिवाइज करें, इंडेक्स की रीडिंग कर लें सब टॉपिक्स के साथ, ताकि सब टॉपिक्स का कोई फॉर्मूला भूल रहे हो तो वो रिवाइज हो जाए। बस बेटा आपको करना क्या है, आखिरी दिन तक बिल्कुल डटे रहना है, लेकिन वो चीजें प्रैक्टिस करनी जो आपने कर रखी हैं। अगर एफएसटीज जो आपने कर रखे हैं तो एफएसटीज की प्रैक्टिस करिए। ऐसा नहीं कि बेटा आप मतलब केवल और केवल करते चले जाइए, मतलब आपको यही ना पता आप क्या कर रहे हैं। नया क्वेश्चन बिल्कुल नहीं, बिल्कुल डिमोरलाइज होना नहीं है। और कोई पूछे भी नया क्वेश्चन तो मैं कहूंगा कि अब इग्नोर कर दो, मना कर दो कि मैं नहीं बता रहा या बता रही। आपको केवल और केवल अब करे हुए क्वेश्चंस पे फोकस करना है ना। क्योंकि बेटा नीट वो सेट ऑफ क्वेश्चंस नहीं है जो कि बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ही आसान सेट ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। आपको ये मैं 100% श्योरिटी से बता रहा हूं। जो आपने कर रखे हैं एफएसटीज, जो आपने कर रखे हैं प्रीवियस ईयर पेपर, मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं कि उसमें से ही पूरा का पूरा पेपर है। 4-5 क्वेश्चन अलग है तो वो भी उसी से ट्विस्टेड है। मैं आपको कह रहा हूं नया क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है। कोशिश करिए, बस ये थोड़ी सी बात मेरी समझिए। और अगर 3-4 क्वेश्चन नए हैं तो छोड़ दीजिए, आपके 160 नंबर भी हमको बहुत ही अच्छे लगेंगे, है ना। तो बेटा बढ़िया मेहनत करें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, कीप वर्किंग हार्ड। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ AAPMT 2014 सॉल्यूशन। कीप वर्किंग हार्ड टिल देन, ऑल द बेस्ट। मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।